वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पे। 150 क्वेश्चंस होंगे हमारे इस टेस्ट में और एकदम एग्जाम लाइक पेपर है ये। अच्छे से सॉल्व कीजिए, कमेंट डाउन जरूर करिए अपना स्कोर। बहुत कोशिश की है मैंने कि 2 घंटे के अंदर ही इसको रैप अप किया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है टेस्ट। और प्लीज देखिए, हिंदी इंग्लिश नहीं कीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको दोनों ही भाषाओं में सेम जगह लिखा मिलेगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कहीं पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइंस की हर टर्म, सब कुछ जो मुझे लगता है डिफिकल्ट, वो मैंने इंग्लिश में अच्छे से बताया है। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और अच्छा पेपर है, आप कंपाइलेशन लिस्टिंग सब देखते रहिए। करंट अफेयर का पापा वीडियो जा चुका है, आपको रट जाना चाहिए वो वीडियो, क्योंकि उसमें से आपके यहाँ पे सवाल ठीक होंगे। ठीक है ना, पेपर में तो होंगे ही होंगे, हमारे टेस्ट में भी होंगे। तो अच्छे से टेस्ट आप सॉल्व कीजिए, बाकी अपना फीडबैक मुझे जरूर बताइए। तो शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे टेस्ट नंबर 1 की। तो ये 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। रोज आपको एक टेस्ट मिलेगा। रोज आप कमेंट डाउन करिए हमें कमेंट सेक्शन में और बताइए आपका कितना स्कोर आ रहा है। सो लेट अस बिगिन विद आवर टेस्ट। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आ गए हैं हमारे यूपी पीसीएस जीएस फुल लेंथ टेस्ट पे। ठीक है, ये आपके 10 टेस्ट होंगे फुल लेंथ और बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम आपको लगेगा पेपर वाला फील आएगा आपको, और बल्कि कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि अब तक आप मैक्सिमम वीडियोस देख चुके हैं, सारी चीजें कर चुके हैं। तो अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, ये कूल रहो, एकदम मजे से चीजें करो। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि आप हिंदी में बताइए या आप इंग्लिश में बताइए। देखिए, 150 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस को अलग अलग से रिकॉर्ड करना, जिसमें सामने आपके पेपर तो एग्जाम में भी दोनों ही आने हैं ना भाषा, तो उसमें तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और इसी तरीके से लिखा होता है वहां पे भी। तो ऐसे थोड़े अनरियलिस्टिक और अनरीजनेबल डिमांड्स आप ना कीजिए प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। हमसे जो हो रहा है हम पूरा कोशिश कर रहे हैं देने की, और मैं ऐसे बातचीत की भाषा में ही बताती हूँ। मेरे ख्याल से इसमें हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। स्टिल कुछ कमेंट्स आते हैं, तो ये उनके लिए था। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो प्लीज अपने नहीं वाले जोन में ही रहिए, ठीक है। चलिए, तो आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। राइटर्स दिए हुए हैं, उनकी कुछ बुक्स दी हुई हैं, तो आप बताएंगे। शुद्रक पढ़ लीजिए एक बार से, मैं आपको फिर ऑप्शन बता देती हूँ, तो उससे ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए कौन सा सही है। ठीक है, राइटर बुक्स आपको बड़ी सारी कराई हैं हमने। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा सी। सेकंड और फोर्थ एकदम ठीक है। मतलब विशाख दत्त की तो देवी चंद्रगुप्तम है ही, और श्रीहर्ष की है नैषधीय चरितम। अब शूद्रक की कौन सी है किताब? शूद्रक की है मृच्छकटिकम, ये तो आपको पता ही है। और दंडिन की है दश कुमार चरित। तो बस इतना फर्क है, बाकी सेकंड बिल्कुल ठीक है आपका और फोर्थ बिल्कुल ठीक है। जैन सिद्धांत के मूल को डैश के सिद्धांत में व्यक्त किया गया है। द कोर ऑफ जैन डॉक्ट्राइन पूछ रहा है ये। अनेकतांतवाद, सत्यायवाद, न्यायवाद, त्रिरत्न, पंच महावर्त और अहिंसा। बताइए जैन डॉक्ट्राइन क्या है? पढ़ा है आपने जैन? जैनिज्म आपका पूरा बताया गया एंशंट के। इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो अवेलेबल कराया गया है, हिंदी का भी कराया गया है, तो गलत आप कर ही नहीं सकते हैं, सारे बिल्कुल ठीक होंगे। आप अच्छे से जानते हैं ये सारी चीजें जैन डॉक्ट्राइन के अंदर आती हैं, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे त्रिरत्न क्या है और पंच महावर्त क्या है। ये आप मेरे को, ये 3 है और ये 5 है, ये 8 आप मुझे कमेंट करके बताइए जरा नीचे। थर्ड देखेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिनग्गा बौद्ध तर्कशास्त्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, नोन एज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिस्ट लॉजिक। और बुद्ध घोष की सबसे प्रसिद्ध रचना विशुद्धि मग्ग है। बताइए कौन सा सही है इसमें से? ठीक बातें हैं दोनों, बिल्कुल। आप अच्छे से जानते हैं जो दिनग्ग है, ठीक है। दिनग्ग जो है ये लास्ट माइटी इंटेलेक्चुअल थे 5th सेंचुरी के, ठीक है। और इन्होंने ही बुद्धिस्ट, मतलब ये बुद्धिजीवी थे, तो उन्होंने बौद्ध तर्कशास्त्र को फाउंड किया था। इसके अलावा बुद्ध घोष आप जानते हैं पाली स्कॉलर थे, पाली में लिखते थे ये, और 5th सेंचुरी के हैं। और इन्होंने लिखा था विशुद्धि मार्ग, जिसका मतलब होता है पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन, शुद्धि का मार्ग।
चलिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बौद्ध धर्म में प्रचलित शब्द और उनके अर्थ, प्रिवेलेंट वर्ड्स जो हैं और उनके मीनिंग। अब आप एक बार इनको पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको सही वाले बता देती हूँ, क्योंकि फिर 2 बार रिपीट करना पड़ता है। सारे पढ़ के बताऊं मैं आपको, फिर आपको मैं सही गलत बताऊं। तो अभी यहाँ पे आप देख लीजिए फटाफट से और फिर मैं आपको सही और गलत बताती हूँ। तो इसमें से गलत पूछ रहा है ये वैसे भी, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऐसे क्रॉस कर देती हूँ उसको, फर्स्ट गलत है, ठीक है। अब पहले ये जो सही है वो देख लेते हैं हम। जो आपके समन होते हैं, समन, समन क्या होते हैं? समन वो होते हैं जो श्रमण आपने सुने होंगे, श्रमण, SHRAMANA। श्रमण वो होते हैं जो ट्रूथ को रियलाइज करता है, जो सत्य को जानने का प्रयास करता है। परिभाजक ये है जो घूम रहा है इधर उधर, भ्रमणशील है जो। और शक्र जो है वो भगवान इंद्र को कहा गया है। लेकिन थेरीगाता क्या है? थेरीगाता वरिष्ठ ज्येष्ठ भिक्षुओं के वर्सेस ऑफ एल्डर मॉन्क्स नहीं है, थेरीगाता है वर्सेस ऑफ एल्डर नन्स। समझे आप? मतलब कि भिक्षुनियां जो थी उनके पद हैं थेरीगाता। और थेरागाथा, थेरी और थेरा, बस ये फर्क है। थेरी लड़की वाला है, थेरा लड़के वाला है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। थेरागाता होता तो यह सही था बिल्कुल। अब थेरीगाता है तो यहां पे मॉन्क्स की जगह आ जाएगा नन्स, ठीक है। अब ये आप जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। महाजनपद दिए हुए हैं, संबंधित राजा दिया हुआ है, बताना है आपको कौन सा सही है। वत्स, चेती, वज्जी, कोसल, बताइए इन सब किससे संबंधित राजा ठीक दिए हुए हैं, गलत दिए हुए हैं। तो आपका 5th का हो जाएगा बी, मतलब 3rd और 4th। एक मिनट, सॉरी, इसको काट दो, ये सही है। क्यों? देख लो आराम से। वत्सा क्या थी? राजधानी। पढ़ाई है मैंने? नहीं पढ़ाई है, मैं नहीं पढ़ाई है तो कौशंबी। राजा थे उद्यन। फिर आपके, अच्छा 3rd और 4th तो आपका ठीक हो गया ना, ठीक है। चेती, चेती या फिर छेड़ी, सुक्तिमती थी और इनके थे शिशुपाल। और वज्जी, वज्जी की कैपिटल बताइए मुझे। वी फॉर वज्जी, वी फॉर वैशाली। कोसल की कैपिटल श्रावस्ती और प्रसन्नजीत थे। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। मैंने साथ में आपको इनकी कैपिटल्स भी बता दी है। 6th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यात्री और शताब्दी, मैंने जब पढ़ाए थे सारे ट्रैवलर्स, मैंने आपसे कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वाले क्वेश्चन। अब इसमें आपको कुछ नए नाम मिल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने 3-4 प्रिपेयर किए तो एलिमिनेशन से आपका सवाल हो जाएगा। तो यात्री दिए हुए हैं इत्सिंग, हिकेटियस, एरिस्टोबुलस और ओनोसिक्रिटस। आप बताइए कौन सी सेंचुरी में वो आए थे, किस सेंचुरी से वो रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 2nd, 3rd और 4th ठीक है बिल्कुल। तो पहला गलत है, इत्सिंग गलत है। आप जानते हैं इत्सिंग चाइनीज ट्रैवलर थे, है ना। और सही पूछ रहा है ना, तो सही हो जाएगा आपका 2nd, 3rd और 4th, ठीक है। तो इत्सिंग जो है आपके हेरिकेटस 6th में आए और आपके एरिस्टोबुलस 4th में आए, ठीक दिया हुआ है बिल्कुल। और ओनिसिक्रिटस आपके आए 4th सेंचुरी में। और आपके इत्सिंग कौन सी सेंचुरी में आए थे? इत्सिंग चाइनीज थे, ये भी याद रखिएगा। और ये जो बाकी 3 है ये कहाँ के हैं? नाम से नहीं पता लग रहा आपको, ये बाकी जो 3 हैं ये ग्रीस को बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। और इत्सिंग जो थे वो चाइनीज थे। और आपको ध्यान रखना है ये चीज, इसका आंसर, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, इसका आंसर डी होगा। ये सारे ठीक मैच्ड हैं। 7th सेंचुरी में ही तो आए थे इत्सिंग। कौन सी सेंचुरी में आए थे बताइए? 7th में ही तो आए थे। कुछ चीजें आपको खुद से भी बतानी चाहिए, ठीक है ना। इत्सिंग जो हैं वो आपके चाइनीज ट्रैवलर थे और ये आपके हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, इतना भी आपको याद होना चाहिए। तो 7th सेंचुरी ही थी, ठीक दिया हुआ है बिल्कुल। आप इसका आंसर करेक्ट कर लीजिए एक बार, डी, ठीक है। ग्रीस और चाइनीज थे। 7th, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 नवरत्नों में से निम्नलिखित में से किसे कोशकर के रूप में जाना जाता था? मतलब लेक्सिकोग्राफर कौन था इनमें से? जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 नवरत्न थे, अकबर के थे और इनके थे, और दोनों आपको कराए और कौन क्या था ये भी आपको बताया गया। तो बताइए वरहमीर, अमर सिंह, क्षपणक या फिर शंकु। 7th का आंसर हो जाएगा आपका बी, अमर सिंह थे आपके लेक्सिकोग्राफर। कौन थे? कोशकार। अब आप सारे सुन लीजिए मुझसे एक बार। कालिदास ऑथर थे, याद रहेंगी आपको इतनी बात, लेखक थे। धन्वंतरी फिजिशियन थे, चिकित्सक। वरहमीर जो थे ये आपके खगोल शास्त्री थे, मतलब एस्ट्रोनॉमर थे। अमर सिंह आपके कोशकार थे, लेक्सिकोग्राफर थे। क्षपणक जो थे वो आपके ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर फर्क है। शंकु आपके क्राफ्ट वाले थे, शिल्प शास्त्र से रिलेटेड थे। वेताल भट्ट आपके मंत्र शास्त्र
और घटपर्कर आपके कवि थे, पोएट थे, और वरुचि आपके संस्कृत व्याकरण से संबंधित थे, संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड थे। तो 9 के 9 बता दिए और उनका मैंने आपको प्रोफेशन बता दिया, मतलब वो थे क्या एक्चुअली। 8th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। एक अरबी यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूमा के रूप में संबोधित किया था। चीनी बौद्ध यात्री ह्यूनसांग ने राजा हर्षवर्धन और राजा पुलकेशन द्वितीय दोनों का दौरा किया था। चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसांग हैड विजिटेड बोथ किंग हर्षवर्धन एंड किंग पुलकेशन टू। आप मुझे इनकरेक्ट बताइए कौन सा है। दोनों ठीक है बिल्कुल। याद रखिएगा, अरबिक ट्रैवलर ये 9th सेंचुरी में आया था सुलेमान, 9th सेंचुरी में। एक सवाल आपका यहां से ये ठीक हो जाएगा। और आपका ये इसने रूहमा कहा था। रूहमा का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? रूहमा होता है धर्म। और चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर था ह्यूनसांग, ये हर्षवर्धन के टाइम पे भी आया था और ये पुलकेशन 2 के टाइम पे भी आया था। 9th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा तेज करेंगे हम जरा। रवि कीर्ति चरखी पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 10वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि राजशेखर गुर्जर प्रतिहार राजाओं के दरबारी कवि थे। ये तो सवाल आता ही है कि कौन सा जो आपके मतलब कोर्ट पोएट कौन कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप बताइए मुझे सही कौन सा है। देखिए ठीक है बातें, बिल्कुल तीनों बातें याद रखिएगा। ये राजशेखर 10वीं शताब्दी और किसके यहाँ कौन से थे इनको मार्क कर लीजिए आप ऐसे, रवि कीर्ति, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, ऐसे जल्दी जल्दी याद कीजिए। अब राजशेखर गुर्जर प्रतिहार ऐसे याद कर लो। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ब्राह्मण दिए हुए हैं और वेद दिए हुए हैं, आपको सही बताना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के ब्राह्मण्स दिए हुए हैं, बताइए मुझे कौन सा सही है। देखिए सारे सही हैं। ऋग्वेद का आप जानते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण है, सामवेद का जैमिनीय है, यजुर का शतपथ है और अथर्व का गोपथ ब्राह्मण है। याद कर लीजिए इसको। 11th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हड़प्पा कालीन स्थल और स्थिति। देखिए मैं जब भी कराया है आपको, लिस्टिंग करा है, कंपाइलेशन करा है, एक ही बात मैंने चिल्लाई है कि हड़प्पन साइट्स और उनकी लोकेशन ध्यान रखना। बस हमने आपको बहुत सारी चीजें कराई हैं, लेकिन अब जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी। कालीबंगा, चौहंदारो, सरकोतडा, राखीगढ़ी, बताइए कौन सा कहाँ लोकेटेड है। सी हो जाएगा इसका आंसर, 1st, 3 और 4th। तो सेकंड गलत हुआ ना। चौहंदारो कहाँ है, मतलब चौहंदारो जिसका गलत हो गया फायदा क्या उसका। पाकिस्तान सिंध में है चौहंदारो, और बाकी बिल्कुल ठीक है सारे। चौहंदारो गलत हो गया आपका, ये सिंध में है और बाकी आपके हैं ही ठीक। हॉर्स के मिले थे, प्लोड फील्ड मिला था, राखीगढ़ी सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है या सबसे छोटी है, बताइए मुझे जल्दी। पूछा ये सब पूछ चुकी हूं मैं आपसे टेस्ट में, वो उसमें कंपाइलेशन और लिस्टिंग में। चौहंदारो में क्या होता था ये बताइए आप मुझे। 12th, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम, आ गया ना ऑप्शन, क्वेश्चन आ गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला। देखो ये सारे आंदोलन दिए हुए हैं और आपको इनको अरेंज करना है। करो फटाफट, ईयर पता होना चाहिए तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आंसर बता देती हूँ, सी है, और चलो ईयर भी बता देती हूँ, और क्या करूंगी। ठीक है, दारुल उल उलूम मूवमेंट कब का है ये, 1868 का। अलीगढ़ आंदोलन कब का है, 1875 का। फराजी मूवमेंट, इनके लीडर्स के नाम भी याद होने चाहिए साथ साथ, सब टेबल में बताए गए हैं। तउनी 1839। तो पहले कौन सा आएगा, 3rd आएगा पहले, ठीक है बिल्कुल। 13th, निम्नलिखित में से कौन सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। आ गया ना सन्यासी रिवोल्ट, मैंने क्या कहा था, या तो लोकेशन पूछेगा, ईयर पता होना चाहिए, या फिर लीडर का नाम पूछेगा। प्रोमिनेंट लीडर्स बताओ सन्यासी रिवोल्ट के। श्याम गंजम, भवानी पाठक, मधव सिंह, मूसा शाह। ऑप्शन हो जाएगा सी, 2nd और 4th, मतलब भवानी पाठक और मूसा शाह। अब देखो मेरी बात, सन्यासी रिवोल्ट कब का है, 1763 से 1800, बिहार और बंगाल वाला इलाका था। मजनू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी इसके लीडर्स थे। और आपके जो गंजम शाह, दुर्जन और माधव सिंह थे, ये पता है कब किसके थे, ये चुआर वाले हैं। चुआर अपराइजिंग जो हुआ था, ये कौन से इलाके में हुआ था, मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल का। 1766 से 1772 के टाइम का है ये, फिर 1795 से होगा दोबारा। याद रखना, इसके हैं आपके चुआर के हैं श्यामगंजम, दुर्जन सिंह और मधब सिंह, और उसमें देवी चौधरानी, मजनू शाह, दो तो शाह ही हैं, मजनू मूसा, और एक और याद रख लेना भवानी पाठक, और एक लेडी है, ऐसे याद रख लेना। फिर से आ गया, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है। साइमन कमीशन, साइमन का एक हटा लो कोई बात नहीं। शारदा एक्ट, हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट और अगस्त ऑफर। बेहतरीन सवाल, मजेदार। ऐसी तो होगी प्रैक्टिस बीएस का। साइमन कमीशन की डेट
1927 अनाउंस हुआ था। आया कब था? 1928 में, मार्च में। शारदा एक्ट कब का है? 1930 का। हिंदू महिला संपत्ति एक्ट कब का है? 1937 का। फिर अगस्त वाला तो भाई देखो जिसका गलत हो रहा है ना वो छोड़ दे अब पढ़ाई लिखाई। वाइसरॉय कौन थे इस वक्त? कमेंट करके बताओ मुझे ऑगस्ट ऑफर के टाइम पे। ठीक है जी। अब अगर देखो, अगर ये भी बता पाते कि इन सब में अगस्त प्रस्ताव आखिर में आएगा तो दो तो एलिमिनेट कर ले जाते, ऐसी प्रैक्टिस के लिए बता रही हूं। ठीक है, और ये पता होता कौन सा सबसे पहले आएगा तो बात ना बनती, इन दोनों का पता होना जरूरी था। ठीक है, चलो 15th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आ गए देखो सारे, दीवाने बंदगान, खैरात, कोही, इस्तिहाक सब आ गए। किसने किसके टाइम पे आए थे ये? पूरे टेबल बताए हैं मिडिवल हिस्ट्री के वीडियो में, हर चीज बताइए। बताओ, हद हो गई। 15th का आंसर ए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो याद कर लो, बंदगान, खैरात और इश्तिहाक हैं एफएसटी के, फिरोज शाह तुगलक के। अब बचा एक, कौन सा? आपका बचा कोही, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था ना कोही, तो ये किसके टाइम का है? ये है एमबीटी के टाइम का, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, बंदगान बताऊं कौन सा था या बता दोगे अपने आप? स्लेव्स वाला डिपार्टमेंट था, याद रहेगा, गुलामों का विभाग था। और खैरात बता दोगे डोनेशन वाला था। इश्तिहाक बता दोगे पेंशन विभाग था। सारे तो मैंने बता दिए, क्या बताओगे अब? 16, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। शाहजहां के समय दक्षिण भारत के बराड़ राज्य में हलों की संख्या के आधार पर ही राजस्व वसूला जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ प्लो। करवाया है क्वेश्चन ये। मुगल काल में एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, डबल क्रॉपिंग इकोनॉमी होती थी। मुगल बादशाह द्वारा जकात को आयात निर्यात कर के रूप में वसूला जाता था, जकात इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। और जहांगीर आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया था। जहांगीर अबॉलिश्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। सही बताओ कौन सा है? 16th का बी है सही। रीजन, शाहजहां के टाइम पे नहीं था जब हलों की संख्या के आधार पर आप रेवेन्यू लोगे, वो था आपका अकबर के टाइम पे। तो पहला तो इसलिए गलत है कि शाहजहां की जगह अकबर होगा। दूसरा बिल्कुल ठीक है, डबल क्रॉपिंग मेथड होता था, टबेको और मेज जनरली उगाया जाता था, तंबाकू और मक्का। ठीक है, और आपका जकत बिल्कुल ठीक है, और जहांगीर ने इसको हटा दिया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स था ये, जकात। 17th, सही विकल्प का चयन करें। शेरशाह सूरी द्वारा एक तांबे का सिक्का दाम पेश किया गया था, कॉपर कॉइन नेम्ड दाम। शेरशाह सूरी द्वारा एक चांदी का सिक्का रुपया पेश किया गया था, सिल्वर कॉइन रुपया। शेरशाह सूरी द्वारा एक सोने का सिक्का मोहर पेश किया गया था, गोल्ड कॉइन मोहर। शेरशाह सूरी ने अनाज से कर जकात को समाप्त कर दिया था, मतलब कि ग्रेन पे से टैक्स जो था जकट उसको हटा दिया था। सही बताओ कौन सा है? पहला ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये कॉपर कॉइन दम, सिल्वर रुपया, गोल्ड मोहर, शेरशाह सूरी, तीनों रट लो तुरंत। और चौथा क्यों गलत है? चौथा इसलिए गलत है कि सिकंदर लोदी ने इसको हटाया था। सिकंदर लोदी, एसएल करके लिख लेते हैं, इसको हटा दिया था। 18, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अकबर ने जलाली नामक एक चांदी का सिक्का और इलाही नामक एक सोने का सिक्का जारी किया था। सिल्वर कॉइन जलाली, गोल्ड कॉइन इलाही। मध्य एशिया से घोड़ों के आयात में अरबों को बिचौलिया माना जाता था, मतलब मिडलमैन कौन होते थे? अरब्स थे, जब आप हॉर्सेस लेके आते थे सेंट्रल एशिया से। मध्यकाल में भू राजस्व को आय का प्रमुख स्रोत माना जाता था। लैंड रेवेन्यू जो था दैट वाज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन द मिडाइवल एज। आंसर प्लीज। गलत कोई है ही नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन, सारे सही। ये याद रखो, जलाली, इलाही, ये तो सही कर ही ले जाओगे। 19th, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है आपको। मनसबदारी व्यवस्था का सबसे पहला सुझाव खलीफा शेख बहाउद्दीन जकारिया ने दिया था। मध्य एशिया से प्रभावित मनसबदारी प्रणाली को 1571 में अकबर द्वारा भारत में पेश किया गया था। और चंगेज खान ने सबसे पहले अपनी सैन्य व्यवस्था में दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, अपनी मिलिट्री सिस्टम में इंक्लूड किया था चंगेज खान ने। सही बताओ कौन सा है? सेकंड और थर्ड, पहला गलत है। रीजन, पहला जो सजेशन था मनसबदारी का वो खलीफा अब्बासिद ने दिया था, ना कि शेख बहाउद्दीन जकारिया ने, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब्बासिद। बाकी दोनों ठीक हैं बिल्कुल। अब्बासिद यहाँ पे एक नाम याद रखना, ये खलीफा ये नहीं है। और ये देख लो कहां से इन्फ्लुएंस था, और डेसिमल सिस्टम सबसे पहले किसने यूज किया था, ये देख लो।
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अकबर ने कुछ समय के लिए प्रशासनिक मुख्यालय जौनपुर और लाहौर में बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। 1600 से 1648 तक मुगलों की राजधानी पुनः आगरा बनी थी। 1648 में शाहजहांबाद को मुगलों की अंतिम राजधानी बनाया गया था, लास्ट कैपिटल ऑफ द मुगल्स। और दक्षिण में मुगल साम्राज्य की राजधानी गोलकुंडा थी। अब ये जिसका सवाल गलत हो गया ना, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया ये वीडियो में। क्या हो जाएगा 20 का आंसर? 20 का आंसर डी हो जाएगा। एक नाम है बुरहानपुर, रट लो उसको, बुरहानपुर थी राजधानी। बस बाकी बिल्कुल ठीक है। चलो 21, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देख लो आ गए ना वही वाले क्वेश्चन जो हम शुरू में भी देते हैं टेबल बना के। गजेलाही, मजहर और दीन इलाही, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, तीनों अकबर की चीजों से रिलेटेड, उनका ईयर आपको पता होना चाहिए। आंसर बी है इसका। देख लो गजे इलाही जो था, या फिर बीगाहे इलाही भी कहते थे इसको, किसी को ये इस नाम से याद हो तो। मेरे 8 देखो कैसे बने, 1588 और मजहर 1579 और आपका दीन इलाही 1582। मतलब दीन इलाही सबसे लास्ट का नहीं है, गजे इलाही लास्ट का। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आ गए सारे कराएं, देख लो। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध किसके बीच में हुआ, किसने किसको हराया। हर बार मैं यही कहती हूँ, सिर्फ ये याद रखना है। बताओ मुझे गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं इनमें से। ईयर और बता देती हूँ इनके एक बार, है ना। खानवा का युद्ध ये ठीक है, राणा सांगा हार गए थे बाबर से। बैटल ऑफ खानवा जो है कब हुआ था? 1520, ये तो सबको याद होगा अब। 27 घाघरा, 1529 चौसा, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था इसमें 1539। चौसा घाघरा के 10 साल बाद, और कन्नौज बस 1 साल बाद ही था। 23 सही विकल्प का चयन करें। ये देखो जरा, पूना सार्वजनिक सभा, वेदांत कॉलेज, यंग बंगाल आंदोलन। आपको लीडर्स दिए हुए हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिन्होंने स्टार्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्ट किया था आंदोलन। बताइए कौन सा ठीक है? बी ठीक है, सेकंड और थर्ड। वेदांत कॉलेज क्यों गलत है? वेदांत कॉलेज आप जानते हैं 1825 किसका था? ये सही पूछ रहा है ना। हाँ वेदांत कॉलेज ठीक है। पहला क्यों गलत है? पूना सार्वजनिक सभा 1867, अरे महादेव गोविंद राणा डे, महादेव गोविंद राणा डे MGR। वेदांत कॉलेज ईयर कौन सा है? 1825 और यंग बंगाल मूवमेंट 1826। तो याद रखना वेदांत कॉलेज कहीं पे आए तो वो सबसे शुरू में होगा जनरली। 24 निम्नलिखित में से किन नेताओं ने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कांग्रेस से पहले बनी थी। आनंद मोहन बोस, ज्योतिबा फुले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बताओ इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो ज्योतिबा फुले नहीं थे भाई इसमें। ज्योतिबा फुले जैसे ऑप्शंस आएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा एलिमिनेट करना। बालिका विद्यालय इन्होंने स्टार्ट किया था 1851 में, ज्योतिबा फुले ने 1851 में बालिका विद्यालय, ठीक है। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन स्टार्ट की थी। वो बाद में ये सब मर्ज हो गए थे असल में कांग्रेस में ही। निम्नलिखित में से गलत चुनना है आपको। वही आ गया ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सत्यशोधक समाज, ये वही हैं पहले की ऑर्गेनाइजेशंस। और कौन इनसे रिलेटेड है? बताओ मुझे गलत कौन सा है? बी गलत है, मतलब सेकंड और थर्ड गलत है। देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से रिलेटेड 1885 की है ये, ठीक है। एक चीज तो ये 1885 रिवाइज हो जाएंगी सारी चीजें, पढ़ते रहो। फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों इसी के तो हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ये कैसे भूल गए? ये यहाँ की थोड़ी थी, ये तो लंदन में थी, दादाभाई नौरोजी। सत्यशोधक समाज ये 1873, कौन है इससे रिलेटेड? पुणे में ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, और मार्गरेट कजिन्स द्वारा 1927 में पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। बताओ मुझे, फाउंडेड का एन हटा लो, ठीक है बिल्कुल दोनों बातें। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 याद रखिएगा, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, दोनों चीजें ठीक लिखी हुई हैं। बस देखो रिवाइज करते चलो चीजें। आता आपको अच्छी बात है, नहीं आता रिवाइज कर लो बस। दिमाग मत लगाओ हमें क्यों नहीं आता, हो हमसे तो हो नहीं रहा, ये सब मत करो अब।
तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 बाय सुभाष चंद्र बोस। 1942 में मोहन सिंह ने एक सशस्त्र बल इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में स्थापना की थी। बताओ मुझे कौन सा गलत है? कोई गलत है इनमें से? ठीक है, सारे याद करो जरा इनको। बी आर अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अगस्त 1936। याद ऐसे ही होता है जैसे मैं बता रही हूँ। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज 1942। बस चलिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये आपके राजवंश आ गए, उनकी राजधानी आ गई। पल्लव, नंद, शिशुनाग, राष्ट्रकूट। बताओ मुझे गलत कौन सी है इनमें से? कोई गलत नहीं। पल्लव की राजधानी क्या थी भाई? कांचीपुरम, बिल्कुल ठीक। नंद राजवंश की पाटलिपुत्र, शिशुनाग की वैशाली, राष्ट्रकूट की मानेखेट और मौर्य की पाटलिपुत्र, शुंग की पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया गया था और 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। अब बताइए मुझे आप इनमें से गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है। अब देखिए आप मेरी बात। 1929 में अधिवेशन था पूर्ण स्वराज का। कौन थे प्रेसिडेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ठीक हो गया। कानपुर में पहली इंडियन प्रेसिडेंट 1925 कौन थी? मुझे कमेंट करके बताइए कौन थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नहीं, फर्स्ट इंडियन वुमेन लिखा है। कमेंट करके बताइए। 30। किसी गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? बटलर, साइमन, लिनलिथगो, स्कॉट मॉनक्रीफ कमीशन। बताइए। तो इसका आंसर एक्चुअली इसमें से कोई कमेटी कमीशन जो है वो मतलब किसी गवर्नर जनरल के टेन्योर के टाइम पे नहीं हुआ था। किसके टाइम पे हुए थे? ये सब वाइसरॉयज के टाइम पे हुए। देखा क्या क्वेश्चन घुमाया है हमने ये? वाह, मजा आ गया नहीं आ गया इस क्वेश्चन में? भैया गवर्नर जनरल नहीं थे इनके टाइम पे। बटलर समिति किसके टाइम पे आई थी? लॉर्ड इरविन, वो वाइसरॉय था, गवर्नर जनरल थोड़ी था। साइमन किसके टाइम पे आया? लॉर्ड इरविन के टाइम पे, वो भी वाइसरॉय था। लिनलिथ को कमीशन किसके टाइम पे आया? इरविन के टाइम पे। और स्कॉट मॉनक्रीफ किसके टाइम पे आया था? क्या बोलते हैं, कर्जन के टाइम पे। ये सब वाइसरॉयज थे। ऐसे खेलेगा आपसे वो। देख रहे हैं क्या क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलिए, आप तो तारीफ करेंगे नहीं क्योंकि, तो हम तो अपनी करेंगे ना। 31। कुछ धातुएं केवल अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं और हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन धातुओं में से नहीं है? सम मेटल्स ओनली रिएक्ट विद एसिड्स टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। इनमें से वो कौन सा नहीं है? आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। ये जो है ना, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, ये भी बता रही हूं मैं एक्स्ट्रा, ये सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करते हैं और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ये सब ही आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, आपका निकल और आपका टिन और आपका लेड। ठीक है, निकल, टिन और लेड। पूरा लिख दूं फिर कहेंगे पूरा नहीं लिखा था मैम ने। तो और ये तीन और ये तीन, ये 6 याद रखना। सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन धातुएं और उनके अयस्क, ओर्स, जिंक, लेड, मरकरी, टिन। बताओ जरा फटाफट मैच करके कौन सा सही है कौन सा गलत है। हर क्वेश्चन में खेल थोड़ी होगा। 32 का बी हो जाएगा भाई, ज्यादा नहीं है, आपको मैं परेशान करूंगी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ अब आप देख लो। क्यों जिंक का मुझे बताएगा कोई क्या है? धातु और उनके अयस्क यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो आप मुझे पहले तो बताइए निकल का क्या है? निकल का है आपका मिलेराइट, तो जिंक का नहीं है, दिस इज ऑफ निकल। तो ये गलत हो गया। अब जब पहला गलत हो गया तो ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा। अब आप मुझे बताइए लेड का क्या है? गैलीना, तो सेकंड बिल्कुल ठीक है। मरकरी का क्या होता है? सिनेबार। और टिन का क्या है? कैस्टेराइट। तो ये आपको याद रखना है। मिलेराइट जो है ये निकल का है। 33 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्विक लाइन, इसका उपयोग कांच, ब्लीचिंग पाउडर और सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका उपयोग रोगाणु रोधक मतलब एंटीसेप्टिक और अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर, इंग्लिश वालों को देखो दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, के रूप में किया जाता है। बताइए मुझे सही है कौन सा? बिल्कुल सही है। गलत क्या है इसमें? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड तो होता है क्विक लाइन। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ?
और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। इसके सारे नाम बता दिए मैंने। एंटीसेप्टिक भी है ये और फायर एक्सटिंग्विशर भी है। सही विकल्प का चयन करें, काटा नहीं है मैंने। चिली सॉल्ट पेटर क्या है, सोडा ऐश क्या है, ग्लूबोर सॉल्ट क्या है, हाइपो क्या है। जिसने लिस्टिंग वीडियो नहीं देखा वो भैया क्या बताऊं क्या करे, पता नहीं, देख लो जाके, वीडियो छोटा सा है। 34 का आंसर डी। अब आप चलिए मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, चिली सॉल्ट पीट्रे इज सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और आपका ग्लोबर्स और सोडा ऐश आपका सोडियम कार्बोनेट, और ग्लोबर सॉल्ट आपका सोडियम सल्फेट, और हाइपो है आपका सोडियम थायोसल्फेट। इनमें से कोई नहीं इसलिए हो गया कि पहला सिर्फ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है कमेंट आएंगे कि नन ऑफ दीज कैसे हो गया, पहला तो ठीक है, ये ठीक है दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है ना। सोडा ऐश आपका, फिर से देख लो, सोडा ऐश है आपका सोडियम कार्बोनेट, और ग्लोबर सॉल्ट है आपका सल्फेट, और हाइपो आपका ठीक दिया हुआ है। मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ किसी ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसलिए नहीं है, सही है। सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मिश्र धातुएं और उनकी संरचना, एलॉयज और उनके कॉम्पोजिशन दिए हुए हैं। गन मेटल, कांसा, टांका और पीतल, ब्रॉन्ज, सोल्डर, ब्रास, गन मेटल। बताइए मुझे। सी ठीक है। थर्ड और फोर्थ देख लो अब। गन मेटल क्या है? गन मेटल इज कॉपर, टिन एंड जिंक, ठीक है, ये है ये। ब्रॉन्ज क्या है? बहुत आसान है यार, कॉपर और टिन। सोल्डर टिन और लेड है, और ब्रास कॉपर और जिंक है, तो याद हो जाएंगे। सबसे कॉमन वाले और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 36, निम्नलिखित में से कौन पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में परिवर्तित करता है? बताइए। आर्गिनेस, एराप्सिन, एंटेरोकाइनेस और लाइपेज। बी, एराप्सिन करता है कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में। एरिगनेस क्या करता है? एरिगनेट्स जो है एरेगिनाइन अमीनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ऑलराइट, एरेगिनाइन अमीनो एसिड को यूरिया में बदलता है। और आपका एंटोरोकाइनेस क्या करता है? ये ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिनो आएगा ये किसमें? एक्टिव ट्रिप्सिन में। और लाइपेज क्या करता है आपका? आप जानते हो, ये रिमेनिंग फैट्स को फैटी एसिड्स में, फैट्स को फैटी एसिड्स प्लस क्या आएगा? फेमस है तो ग्लिसरॉल। और ये बता दिया, ये यहां पे दिया हुआ है, एक बार देख लो, याद कर लो 2 बार। निम्नलिखित में से संतृप्त वसीय अम्ल, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से हैं? बताना है आपको। म्यूरिस्टिक अम्ल, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और पाल्मिटोलिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी पूछ रहा है कौन से हैं? ये आपके पहला, दूसरा और तीसरे हैं, ये 3, ठीक है। ये हैं आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड। और आपके अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, पाल्मो, जिनकी स्पेलिंग में आपको LEIC मिले ना, 3 ऐसे, वो आपके, मतलब ऐसी ट्रिक याद करने की, अनसैचुरेटेड है। और बाकी जो आपके टिक 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 वाले हैं ना, ये आपके सैचुरेटेड हैं। 38, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, एंड द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अपीको, बिश्नोई, नर्मदा बचाओ। देखो, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, बताओ 38 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। देख लो, आपका अपीको कब का है? 1973 का है। बिश्नोई कब का है? 1731 का है, बहुत पुराना है ये। नर्मदा बचाओ कब का है? 1985 का है। और एक और आता है आपका इसी श्रृंखला में, चिपको आंदोलन, वो भी आपका अपीको प्लस चिपको, दोनों एक ही ईयर के हैं, 1973। सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए, पक्षी अभयारण्य दिए हुए हैं और उनका रिस्पेक्टिव स्टेट दिया हुआ है। बताइए आप मुझे। रंगन, नीलपट्टू, सुल्तानपुर, कौंडिन्या, कौन सा सही है? बी ठीक है। नीलपट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ है? नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, रंगनथिट्टू कहाँ पे है? ये मांड्या में है, कर्नाटका में। फिर आपकी सुल्तानपुर कहाँ है? ये गुरुग्राम हरियाणा में है भाई। और कौंडिन्या बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ये आपकी चित्तौड़ में है, आंध्र प्रदेश में। चित्तौड़, सॉरी, चित्तौड़ नहीं, चित्तौड़। कमेंट आएगा तुरंत, मैडम ने चित्तौड़ कह दिया था।
क्राइम कर दिया था। चलो अच्छा, और अच्छा 2-3 पूछ लूं आपसे। घना बर्ड सेंचुरी बताओ मुझे कहाँ पे है, और एक बताओ मुझे कुमारकोम कहाँ पे है, और वेदांगथल, 3 बताओ कहाँ पे है, कमेंट करो। 40। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्थानीय पवनों के नाम है, लोकल विंड्स और उनकी लोकेशन। बढ़िया क्वेश्चन। जोंडा, गिबली, लेवांटर, खमसिन, बताइए मुझे। बी हो जाएगा आंसर। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। पहला गलत है, क्यों? जोंडा कहाँ की है? जोंडा है आपकी अर्जेंटीना, जिसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। जिबली आपकी लिबिया की है, लेवेंटर आपकी साउथ स्पेन की है, और आपकी खमसिन मिस्र की है, इजिप्ट की। 41। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। महासागरीय गर्त हैं, ओशियानिक ट्रेंचेस दी हुई हैं और उनकी लोकेशन दी हुई है। ये तो भाई लिस्टिंग वीडियो जिंदाबाद। चलिए, एलुशियन, प्यूर्टोरिको, मेरियाना और सुंडा ट्रेंच कहाँ पे लोकेटेड हैं, बताइए। सेकंड और थर्ड सही है बिल्कुल। प्यूर्टोरिको अटलांटिक, मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन। एलुशियन कहाँ है? एलुशियन है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। और सुंडा ट्रेंच कहाँ है? तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा, इंडियन ओशियन में होती है। सुंडा ट्रेंच ही पता था ना अगर किसी को कि सुंडा ट्रेंच जो है गलत मार्क्ड है, तो देखो ना, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऐसा नहीं, एलिमिनेशन कहीं नहीं काम करता है काम। 42। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आ गया ना कंट्री कैपिटल्स, आता ही है, नाइजीरिया, नामीबिया, माली, घना, गाम्बिया। बताओ जल्दी, तो याद होगा। टाइम नहीं वेस्ट करूंगी इस पे मैं, 1 सेकंड का भी। सही है सारे, पढ़ लो इन्हें, ठीक है। 43। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। घास के मैदान, ग्रासलैंड्स और उनकी लोकेशन। पैम्पास, डाउन्स, पुस्टास, कैंटरबरी। बताओ सही कौन सा है? पुस्टास ठीक है भाई। पंपास कहाँ के हैं? अर्जेंटीना। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। कैंटरबरी कहाँ का है? न्यूजीलैंड। बस, पुस्टास कहाँ का है? हंगरी का। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। घाटियां और अवस्थिति, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वैलीज एंड द लोकेशन। किंग घाटी, किंग वैली, सेक्रेड, एब्रो, स्वॉट। बताओ 1, 2 और 3, ठीक है। तो किंग वैली कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। सेक्रेड पेरू, एब्रो वैली इज स्पेन, और स्वाट कहाँ की है? अफगानिस्तान की नहीं है स्वाट, इट इज ऑफ पाकिस्तान। 45। निम्नलिखित सही सुमेलित विकल्प का चयन करना, आपको करेक्टली मैच्ड का। वोल्केनोज और भाई क्या क्वेश्चंस हैं ये, देख रहे हो? लिस्टिंग वीडियो जिंदाबाद। 3-4 बार चलो कमेंट में लिख दो, लिस्टिंग वीडियो जिंदाबाद। वोल्केनोज और रिलेटेड कंट्रीज, तो मैं मानूंगी कि हाँ तुम लोग को ये तो पता है कि कहाँ से पूछ रहा सवाल, मतलब कवर्ड है वहां पे सारी चीजें। माउंट रेनियर, माउंट किनाबलो, सिनाबोग और पिनाटाबू नहीं, हाँ पिनाटुबू। चलो 45 का ए है। रेनियर कहाँ पे है? आपको पता होना चाहिए, इट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। माउंट किनाबालू कहाँ है? ये मलेशिया में है। और सिनाबोग कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में है। और पिनाटुबू कहाँ पे है? ये फिलीपींस में है। पी फॉर पिनाटुबू, पी फॉर फिलीपींस, ऐसे याद करो, ये ठीक है। 46। सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है कपास की प्रमुख किस्में, मेजर वैरायटीज ऑफ कॉटन, चंद्रायन कौशल। मूंगफली की चित्रा 64 और धीरज 101। और गेहूं की पूसा सिंधु गंगा और पूसा बेकर। तो इसमें से आपको बताना सही कौन सा है। बी, सेकंड और थर्ड सही है बिल्कुल, मतलब ये और ये सही है, पहली गलत है। कॉटन की वैरायटीज गलत दी हुई है, तो कॉटन की वैरायटीज बताएगा कोई मेरे को? कॉटन की वैरायटीज हैं अकोला, सुजाता, सुवित, विकास और लोहित। और ग्राउंडनट की हैं चंद्रा, कौशल। तो जो चंद्रा और कौशल हैं ये मूंगफली ही हैं बेचारी। और वीट की और बताओ जरा 2-4, सोनालिका, कल्याण सोना, है ना, पूसा सिंधु गंगा और पूसा बेकर, ये ठीक है। 47। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सबसे पूर्वी संस्थान है? बताओ, क्या बढ़िया क्वेश्चन। ईस्टर्न मोस्ट बताओ इसमें से। वन आधारित आजीविका और विस्तार केंद्र, सेंटर फॉर फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड एंड एक्सटेंशन, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, केंद्रीय पटसन एवं संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स। बताइए मुझे ईस्टर्न मोस्ट। वैसे तो क्वेश्चन इतना वो नहीं है ये। ए, अब ये लोकेशन पता होनी चाहिए इनकी। ये कहाँ पे है? अगरतला।
तो ये जो आपका है ये हो गया ना सबसे इधर, क्या एडजस्ट कर लो भाई, ये है आपका हिसार, और मत्स्य है आपका हैदराबाद, और ये आपका जूट वाला कहाँ होगा, ये है आपका नीलगंज बैरकपुर वेस्ट बंगाल। तो सबसे ईस्ट का अगरतला हो गया ना। 48 निम्नलिखित में से गलत विकल्प, इनकरेक्ट। विवाह दिए हुए हैं और कौन सी ट्राइब में होते हैं, बापला विवाह, अंडी विवाह और ओपोर तिपी विवाह, और आपका सरहुल त्योहार फेस्टिवल, संथाल ट्राइब, हो ट्राइब, ये सब बताओ। सी, सरहुल फेस्टिवल कौन मनाता है, ये उरांव ट्राइब मनाती है, हो ट्राइब मनाती है और मुंडा ट्राइब मनाती है। उरांव, हो और मुंडा। अंडी मैरिज और ये हो सही है, बापाला जो है ये संथल ठीक है, तो सरहुल जो है ये संथल नहीं मनाती, याद रखना। देखो जरा पेन को कितना बुरा लगा। 49 निम्नलिखित में से सबसे पश्चिमी बंदरगाह का चयन कीजिए। वेस्टर्न मोस्ट पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू, पारादीप, एन्नौर, उडुपी। पश्चिमी मोस्ट ही हो गया ना। अब वेस्ट कोस्ट वाले देख लो एक बार, बता रही हूँ सारे, सुन लो ध्यान से। मारमगोवा गोवा में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटका में, कोचिन केरला में, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में। ईस्ट वाले देख लो, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, एन्नौर जो इसमें दिया हुआ है तमिलनाडु में, और न्यू ट्यूटिकॉरिन तमिलनाडु। तो ये तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 50 पे आ गए भैया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट पूछ रहा है। मिरी, शेवरॉय, डालमा, मांडव, पहाड़ियां दी हुई हैं, स्टेट्स दी हुए हैं, हिल्स दी हुए हैं, बताओ मुझे सही कौन सा है। अच्छा, मिरी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ये। शेवरॉय कहाँ है, तमिलनाडु, ठीक है ये। डालमा कहाँ है, झारखंड, ठीक है ये। मांडव कहाँ है, धार डिस्ट्रिक्ट, एमपी, ठीक है ये। तो आंसर क्या हो जाए, ऑल ऑफ द अबव। चलो शगुन का और क्वेश्चन देखें हम। 51वां निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 17 नवंबर 1960 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पंतनगर में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। जलवायु, मिट्टी और भूमि उपयोग के मामले में देश को कुल 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्रों में वर्गीकृत किया हुआ है। मतलब 20 मेजर एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स हैं हमारे देश में इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, सॉइल एंड लैंड यूज। इनकरेक्ट बताओ। बी गलत है। क्यों? पहला तो एक तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी याद करना, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो है जो पंतनगर वाली है ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तब ये उत्तर प्रदेश में थी और उसके बाद इसका नाम पड़ गया गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अब इसका ये नाम है, इसके बारे में तो ये बात सुन लो। और यहाँ पे 60 हैं, 20 नहीं है, सब रीजन्स 60 हैं। तो ये एक नंबर याद रखना, दिस इज रॉन्ग, दिस शुड बी 60। ठीक है जी, चलिए 52 देख लीजिए। अब निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। एग्रीकल्चर सेंसस की बात हो रही है 2015-16 की। बड़ी जोत, लार्ज होल्डिंग्स कौन सी होती है, मीडियम कौन सी होती है, सेमाई मीडियम कौन सी होती है, अर्ध मध्यम और सीमांत मार्जिनल कौन सी होती है। तो ये पता होना चाहिए इनका किस हिसाब से दिया हुआ है आपको, तभी ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है। बताइए, तो ये ए हो जाएगा आपका। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक दी हुई है। देखिए स्मॉल जो होल्डिंग्स हैं वो हैं 1 to 2 और मार्जिनल जो होती है ना वो आपकी 1 हेक्टेयर से कम होती है, मार्जिनल सीमांत। और ये ठीक दी हुई है सारी। इनके बाद एक और कैटेगरी आती है स्मॉल होल्डिंग्स की, मतलब छोटी जोत की, जो 1 से 2 हेक्टेयर की होती है। ठीक है। 53 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गेहूं और सरसों संयुक्त रूप से समानांतर फसल के उदाहरण हैं, मतलब पैरेलल क्रॉप्स, व्हीट और मस्टर्ड। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से अमेरिकी किस्म के गेहूं का इस्तेमाल किया गया था, मतलब अमेरिकन वेराइटी ऑफ व्हीट वाज यूज्ड। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। गलत बताइए कौन सा है। केवल 3, थर्ड गलत है, मतलब अमेरिकन वेराइटी जो है ये गलत दिया हुआ है, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन में वेराइटी ऑफ व्हीट जो था वो मैक्सिकन था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इट वॉज मैक्सिकन। चलिए जी 54 एक उत्तर पूर्वी राज्य में प्रत्येक वर्ष धान की निम्नलिखित किन 3 किस्मों का उत्पादन किया जाता है। Which of the following 3 varieties of paddy are produced every year in a north eastern state? ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है ये।
ये तो आना चाहिए आप लोगों को, बताइए मुझे। औस, अमन, बोरो, अहू, सली, बोरो, बधाई, अघनी, गर्मा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो ये बी हो जाएगा इसका। अब ज्यादातर को लगा होगा औस, अमन और बोरो, ठीक है, ठीक है बात, वो आपने सही पढ़ा है। ये वेस्ट बंगाल की वेराइटीज है, ये आपकी असम की वेराइटीज है, और ये आपकी बिहार की वेराइटीज है। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो टेस्ट पे, जो क्वेश्चन टेस्ट में आ रहे हैं वो यहीं पे याद कर लो। निम्नलिखित देश को उनकी सीमा रेखा के आधार पर अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, जिनके साथ वो, जिस बेसिस पे वो बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। भूटान, म्यांमार, नेपाल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सर का बहुत फेमस वीडियो है ये यूट्यूब पे। 55 का आंसर ए हो जाएगा। कैसे? अब इनमें से बताओ मेरे को। भूटान की, थोड़ा सा ही तो मतलब दिमाग से आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन। भूटान जो शेयर करता है वो 699 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज शेयर करता है। म्यांमार शेयर्स 1643 किलोमीटर में, और नेपाल करता है 1752। और आप जानते हैं बांग्लादेश करता है सबसे लंबी, कितनी है? 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश। और अब एक बचा जो पाकिस्तान है, कितनी करता है? 3310। तो ये सारे ही देख लो, इन सबको अरेंज कर लो और याद कर लो। निम्नलिखित में से उन वैधानिक निकायों का चयन कीजिए जिनका गठन एक ही वर्ष में किया गया था। दो स्टैट्यूटरी बॉडीज विच वर फॉर्म्ड इन द सेम ईयर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। बताइए मुझे। आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट और सेकंड। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कौन से साल में हुए थे? ये 1993, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और ये आपका हुआ था नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है आपका, इट वाज फॉर्म्ड इन 1992। और ये आपका राष्ट्रीय वैधानिक निकाय नहीं है, तो आप जानते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है ये। और कब हुआ था ये? 1978 में। तो फोर्थ तो इसलिए ही नहीं आ सकता इसमें क्योंकि ये है ही नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी। ऐसे भी ध्यान देना है क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा की कुल संख्या का न्यूनतम 10% 543 संबंधित पार्टी का होना चाहिए। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1989 को अधिनियमित किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ बोल रहा है। और अगर आपको स्पीकर बनना है लोकसभा का, मतलब अगर स्पीकर आपको रिकॉग्नाइज करे, बनना नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है, तो आपको कितना 10% स्ट्रेंथ चाहिए आपको टोटल लोकसभा का। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट हो गया इसका आंसर। तो अब ये क्यों हुआ फर्स्ट? अच्छा, दूसरा क्यों गलत है? देखो इसका तो देखो याद रखना प्लीज, ये तो गलत करने का स्कोप है ही नहीं। 1985 है ये सबसे इंपॉर्टेंट। और ये याद रखना 10% होना चाहिए, और ये आपका 543 नंबर। चलो फिर 58 देख लो। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल वह है जिसे कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। मतलब नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। किसी पार्टी को राज्य की पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जा सकती है जब वो पार्टी संबंधित राज्य के किसी भी आम विधानसभा चुनाव में कम से कम 5 सीटें जीतने में सफल रही हो। मतलब स्टेट पार्टी वो तभी है अगर 5 सीट्स जीती हैं उसने इन एनी जनरल असेंबली इलेक्शन ऑफ द कंसर्न स्टेट। गलत पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? सेकंड गलत है। सेकंड क्यों गलत है? एक तो ध्यान रखना, नेशनल पार्टी वो है जो 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज है। नंबर याद रखो, 4 स्टेट्स नेशनल पार्टी के लिए। और स्टेट लेवल पे कब रिकॉग्नाइज होगी कोई पार्टी? जब वो 2 सीट्स जीतेगी जनरल असेंबली में। 5 नहीं, 2 हो जाएगा ये, तो 5 नहीं है। 59 निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं? Under which of the following articles the special provisions have been given in relation to the northeastern states? तो ये तो मैंने बताए थे आपको, 371A, 371B, 371C, 371D। और पता होना चाहिए कौन सा किसका है। तो आंसर तो इसका पहले तो ये हो गया 1, 2 और 3। अब क्या क्या है ये भी देख लो फटाफट से। स्पेशल प्रोविजन ए नागालैंड, बी असम, ठीक है,
और आपका सी मणिपुर, और ये डी किसका है? ये नॉर्थ ईस्टर्न पूछ रहा है, डी में नॉर्थ ईस्टर्न नहीं आते हैं, डी में आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आता है। तो ये ठीक है, ये गलत है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान का भाग 12 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को प्रस्तुत करता है। पार्ट 12 फाइनेंशियल रिलेशंस। अनुच्छेद 301 अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड बिजनेस। और 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। बताइए कौन सा गलत है? तो बी कोई गलत नहीं है इनमें से, सॉरी गलत हो गया, डी हो जाएगा आपका आंसर। ये सारे याद रखो। पार्ट 12 फाइनेंशियल रिलेशंस 301, इट इज फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड बिजनेस 52 आप जानते ही हो। 61 निम्नलिखित को उनकी बढ़ती अम्लता के आधार पर, मतलब उनकी एसिडिटी का इंक्रीजिंग जो ऑर्डर है उसमें, बैटरी में प्रयुक्त अम्ल, बैटरी एसिड, गैस्ट्रिक जूस, ब्लैक कॉफी और एसिड रेन। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो फिर हो जाएगा मेरे हिसाब से। 61 का डी हो जाएगा, देखो आंसर। 61 का डी क्यों है? पहले तो एक चीज याद रखना कि बैटरी वाला सबसे हाईएस्ट है यार, सबसे हाईएस्ट। इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो सबसे कम से स्टार्ट करोगे आप, तो फर्स्ट टॉप पे होगा। तो ये दो ऑप्शन तो आप हटा दो इसमें से, ये इन दोनों में से एक होता आंसर। चलो आंसर तो मैंने बता दिया। बैटरी में प्रयुक्त अम्ल की पीएच वैल्यू 0 से 1 है, सोचिए। और आपका जठर रस है 1.2 से 2, ब्लैक कॉफी है 4.5 से 5.5। तो बहुत अच्छी बात नहीं है अगर आप पीते हैं तो, कोई खास बहुत प्राउड फील करने की बात नहीं है। और आपका एसिड रेंज जो है दैट इज 2 to 5.6। और कौन सा बचा? बेकिंग सोडा और जठर रस भी मैंने आपको बता दिया, तो ये आप देख लीजिए। तो ये तो टॉप पे रहेगा ही रहेगा। 62 फेवरेट क्वेश्चन, विटामिन और वैज्ञानिक नाम। फेवरेट क्वेश्चन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, ई है, सॉरी विटामिन ए बोल दिया मैंने इसको, कोई बात नहीं। बताओ 62 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा 62 का। 1, 2 और 4 अब देख लो, पढ़ते हैं चलो। विटामिन के इट इज नैप्थोक्यूनोनाइन। विटामिन सी इट इज एस्कॉर्बिक एसिड। मतलब कैसे ये वाला सवाल आप लोग गलत कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा। दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई इज टोकोफेरॉल, एब्सोल्युटली करेक्ट। विटामिन ए इज रेटिनॉल। नाइट क्रीम्स जो आजकल आ रही हैं, नाइट क्रीम में यूज होता है रेटिनॉल, बस। और डी ये क्या होता है? कैल्सिफेरॉल क्या होता है? दिस इज विटामिन डी, जिसकी कमी है ज्यादातर भारतीयों में। 63 निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है? साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना, कलरफुल सोप बबल, तारों का टिमटिमाना, मरीचिका माइरिज और हीरे का चमकना, शाइनिंग ऑफ डायमंड। आंसर प्लीज। सी, थर्ड और फोर्थ। देखिए कलरफुल जो दिखते हैं ना ये आपके बबल्स, ये होता है व्यक्तिकरण की वजह से, इंटरफेरेंस। पढ़ा होगा आपने कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस लिए होता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, याद रहेगा, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, हिंदी वालों के लिए। और मरीचिका इज ड्यू टू TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एंड शाइनिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR, सारे बता दिए। 64 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आबिंदुकता दोष के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलेंड्रिकल लेंस। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस फॉर प्रेस बायोपिया। और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। बढ़िया क्वेश्चन है, इन्हीं में कंफ्यूज होता है इंसान, इजी भी है देखा जाए तो, सबने पढ़ा होता है ये। तो 64 का आपका आंसर डी है। और आपको याद रखना है सिलेंड्रिकल एस्टिग्मेटिज्म, बाइफोकल फॉर प्रेस बायोपिया, मायोपिया आपका ये भी बता दिया है क्या ये। और इसमें क्या होता है, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं इनका बिंदु नहीं नजर आता है, तो उस वाले बीमारी को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। 65 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये सब आपको कराया है। कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? विंडमिल क्या करता है, कार बैटरीज में क्या होती है, डायनामो में क्या होती है, टरबाइन में। आप रीड कीजिए और फिर मैं आपको इनकरेक्ट बताती हूँ। बताइए 65 का कौन सा गलत हो जाएगा? देखिए बी गलत है। आप ध्यान दीजिए, कार बैटरी में मैकेनिकल एनर्जी नहीं कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। आसान था ये तो, है ना। रासायनिक ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अभी एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। विंड मिल में क्या होती है? मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में होती है। डायनामो में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में होती है। तो विंड मिल और डायनामो तो दोनों साथ में याद कर लो, और टरबाइन भी साथ में याद कर लो। 3 साथ के दे दिए, ये एक अलग दे दिए। 66 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 पार्ट्स बताने हैं, आसान क्वेश्चन है। ए फर्स्ट, सेकंड और 3। भाग 4 फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, भाग 4 ए है फंडामेंटल ड्यूटीज, है कि नहीं? बाकी ठीक है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये कौन कौन सी चीजें आपने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी हैं, ये पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, रशिया से क्या लिया, साउथ अफ्रीका से, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप देखो, बताओ मुझे क्या है आंसर। ए हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑस्ट्रेलिया से जॉइंट सिटिंग ली है हमने, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य लिए हैं, साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है, और जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बल्कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित क्रिया, ये हमने जापान से लिया है। 68 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे, कैलीग्राफर। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है, और यदि इसे विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया गया हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो डिले कर सकती है। ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, सिर्फ 1 महीने के लिए, इफ इट इज रीपास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुल्लेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। मतलब कैलीग्राफी जो है हिंदी वर्जन की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वसंत कृष्ण वैद्य ने किया है। बताइए सही कौन सा है? ठीक है सारे, और देख के जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो इसमें से ये वाला पॉइंट है, 1 महीना अगर दोबारा पास किया है असेंबली ने तो, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल का केस है। 69 निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जाते हैं? सिंपल मेजोरिटी से। बताइए मुझे। मौलिक अधिकार, कोरम, गणपूर्ति, राज्य में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का क्रिएशन या अबॉलिशन, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। बताइए। बी हो जाएगा आंसर। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कोरम, अबॉलिशन। भाई फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसी चीजों के लिए साधारण बहुमत कैसे चाहिए हो सकती है? भाई स्पेशल मेजोरिटी लगेगी इसमें। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी का आपने देखा होगा वीडियो, फर्क पता है किसी को नहीं पता है? जरा मुझे कमेंट करके बताइए एक एक लाइन में, क्या आप लोग जानते हैं कौन सी मेजोरिटी क्या है एक्चुअली? चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये आप देख लीजिए, आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट वाले दिए हुए हैं, और वो क्या क्या है फटाफट पढ़िए। देखिए 150 क्वेश्चन वाले में आपको प्रैक्टिस करनी है टाइमर लगा के, समझ रहे हैं आप? तो कोशिश ये रहेगी कि हमें 2 घंटे के अंदर अंदर ये टेस्ट निपटाना है, जिसमें मैं तो दोनों की दोनों पढ़ रही हूँ, आपको एग्जाम में दोनों नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो अनुच्छेद 51, 50, 48, 44 सही बता दो फटाफट से कौन सा है। फर्स्ट और थर्ड सही है। देखो अब क्यों, 51 तो पता होगा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है ये। अरे भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो 44 है, तो बच्चे को भी पता है छोटे से। 50 क्या है? 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 48 क्या है? कृषि और पशुपालन वाला है, बिल्कुल ठीक है। फिर 40 क्या है? 44 आपका क्या है? सॉरी 44 यूसीसी है, जानते हैं आप अच्छे से। और आपका आर्टिकल 40 क्या है? हाँ ये जो है ना ग्राम पंचायत वाला, ये आपका आर्टिकल 40 है, ध्यान रखिएगा। 71 आ गया बजट का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट से रिलेटेड आपको सही बताना है कौन सा है। वर्तमान में बेरोजगारी दर लगभग 4.2% है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 52 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। भाई इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे, याद रखना इसको। तो फिलहाल तो दोनों ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट याद रखना 2017 में 14.4 था, अब 4.2 है, याद रखना। पहले 14.4 था, ये भी पूछ सकता है 2017 से पहले। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि याद कर लो बिल्कुल, 51,639.68 है, टोटल 52 हो गया ना। एग्जैक्ट फिगर लिखूं तो ये है। करोड़, तो 52 हो गया वो लगभग, याद है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अलीगढ़, उस्मानिया, पटना, मैसूर यूनिवर्सिटीज को करना है। बताओ भाई जल्दी से, इसमें से कोई नहीं है। आप अलीगढ़ देखो सबसे पहले तो 1920, उस्मानिया 1918, पटना 1917, ये तो सबको याद होगा।
नहीं याद है तो गलत बात है, 1916 मैसूर। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने 1922 में बंबई में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने ही आदिवासियों को जनजातीय नाम दिया था, ट्राइबल जो नाम है वो इन्होंने दिया था। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर बताओ। ठीक है, दोनों बातें बहुत जरूरी है। 1922 ठक्कर बप्पा, यही है ठक्कर बप्पा। तो ये ठक्कर बप्पा दिया होता तो आप लोग शायद जल्दी सवाल सॉल्व कर देते, अब नहीं दिया है, इन्हीं का नाम है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, इज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सोम प्रकाश समाचार पत्र, इंडियन मिरर और आपका सुधारक इंडियन ओपिनियन। ये सब भाई खेल आपका ईयर्स का है, थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन, मैं मान रही हूँ। लीडर्स एडिटर पूछता तो इतना टफ नहीं होता। बताओ, अब देखो सोम प्रकाश, देखो सबसे पहले 1859, इससे रिलेटेड पर्सन कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आईसीवी, ऐसे लिख देती हूँ। इंडियन मिरर किसका है? 1862 का है अखबार, ये याद रहेगा आपको। ये है देवेंद्र नाथ टैगोर, डीएनटी। सुधारक है आपका 1888 का, और ये याद है आपको सुधारक कौन है? गोपाल गणेश अगरकर। और इंडियन ओपिनियन है 1903 का, और ये तो बड़ा फेमस अखबार है, महात्मा गांधी का। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की दूसरी संधि, सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और 1624 में भातवाड़ी का युद्ध, बैटल ऑफ भातवाड़ी, मुगलों और अहमदनगर के बीच में लड़ा गया था। बताइए कौन सा गलत है? ठीक है, दोनों थोड़े फैक्ट अच्छे हैं। सेकंड ट्रीटी याद रखिएगा, 2 ट्रीटी साइन हुई थी, पहली कब हुई थी जरा बताइए मुझे, और किस किस के बीच में हुई थी? और 1624 में आप याद रखिएगा बैटल ऑफ भाटवाड़ी, या फिर उसको बैटल ऑफ मारवाड़ी भी कहते हैं। 76, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1856 में आउटराम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एनेक्स कर लिया था ना औध को, कि भैया यहाँ पे मिस गवर्नेंस है, आउटराम की रिपोर्ट थी। राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए भारत सरकार ने 1953 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाया था, राधाकृष्ण कमीशन के बेसिस पे। गलत बताओ कौन सा है? भाई पहला गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहां से आ गए यहाँ पे? 1856 का टाइम चल रहा है, डलहाउजी है इस वक्त, ऐसे ही तो खेलेगा। ये ठीक है, ठीक है जी। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, पेन ही चला गया कहीं पे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। भाई थोड़ा सा है टेढ़ा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करवाया हुआ है, पर आंसर इनमें से कोई नहीं है, फटाफट से ये देख लो। 1978 सामुदायिक वाला है, 1952 ये हो सकता है याद हो आप सबको, और ये आपका 1974 का है, और ये है आपका 1973 का। तो ये 2 याद रखने की कोशिश करना, बीच के फिर ये आ जाएंगे आपके 78 74 वाले। सही विकल्प का चयन करें। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया, डिस्ट्रिक्ट जज। 224 में उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब एडिशनल और एग्जीक्यूटिव जज हाई कोर्ट के। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों में संबंध में संसद की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट। आंसर ठीक है, बिल्कुल याद कर लो। 233 डिस्ट्रिक्ट जज, 244 और 249 ये इंपॉर्टेंट है सबसे। चलो भैया 79, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 7वें अनुसूची के अंतर्गत केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख है 7th शेड्यूल में। और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में चुनाव सुधार तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हेतु सुझाव दिए गए थे। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी में कंस्ट्रक्ट हुई थी 1998 में, टू गिव सजेशंस फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड द अमेंडमेंट इन द आरपीए एक्ट 1951। आंसर सी। 7th शेड्यूल याद रखना क्या है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी किससे रिलेटेड है, बस याद रखना इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लिखा हुआ आएगा पेपर में अगर आता है ये सवाल तो। 80 पे आ गए हम। सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये फैक्ट्स किसके रिलेटेड है? आर्टिकल 352 से रिलेटेड है, ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो ये कह रहा है इसे 1 माह के अंदर ही संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 1 मंथ।
इसे संसद के 2/3 बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। दोनों हाउसेज जो हैं इसको अप्रूव करेंगे बाय 2/3 मेजोरिटी। इसमें जरा ऑप्शंस बदले हुए हैं, कोई बात नहीं। इसे यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी किया जाएगा। मतलब अगर अप्रूव हो गया तो पार्लियामेंट जो है इमरजेंसी कंटिन्यू करेगी फॉर 6 मंथ्स। इसे संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। विड्रॉल कैसे होगा? बाय सिंपल मेजोरिटी। आंसर बताओ क्या होगा इसका? देखो ये सारे ठीक है बिल्कुल, और इससे काफी बड़ा एक पार्ट आपका प्रिपेयर हो रहा है। जिसको नहीं पता, 1 महीने में स्वीकृति मिलेगी, 2/3 बहुमत और 6 महीने तक जारी, और बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी, इसको आप वापस ले सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी। 81 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं, बहुत आसान है, चलो कुमाऊं, सतलज, काली, असम काली तीस्ता और नेपाल तीस्ता दिहांक। अब पूरा पूरा पढ़ने का तो कोई मतलब है नहीं, बताओ मुझे। तो इसका आंसर देखो, सिर्फ पहला ठीक है। अब देखो गलत क्यों गया, अब देखना। कुमाऊं सतलज काली है, याद रहेगा, कुमाऊं सतलज काली। असम किस किस के बीच का है भाई? असम जो है दैट इज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांक, तो ये आपका असम है, और नेपाल आपका काली तीस्ता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये ऐसे कर देती हूँ, नेपाल आपका काली तीस्ता है और असम आपका तीस्ता दिहांक है, ठीक है। 82 संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष के आधार पर निम्नलिखित वर्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। रिलेटिवली टफ क्वेश्चन, पर फिर भी कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ शांति और विश्वास, पीस एंड ट्रस्ट, पल्सेस दालों का, और ईयर ऑफ सॉइल्स मृदा का। बताओ। सी हो जाएगा आंसर। तो एक बार देख लो, मिलेट्स का तो यही साल है, देखो, तो एक तो ये तो आसान ही हो गया और ये इंपॉर्टेंट भी हो गया। और 2024 आप जानते हैं किसका है? कैमिलिड्स का है। और 2021 था पीस और ट्रस्ट का। दालों का 2016 था, याद रखना आपको। और मृदा का कौन सा था? 2015 था। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो ही गया। और 2024 जो है दैट इज ऑफ कैमिलिड्स, ठीक है जी। ये थोड़े ईयर्स हैं जो कई बार पूछ भी सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इन चीजों पे। ऐसे सवाल कई बार आ जाते हैं, कई बार पूछ लेता है ऐसी चीजें, ईयर्स वगैरह पूछा जा सकता है। अच्छा, मेरे को बता सकता है कोई कैमिलिड्स क्या होते हैं? बताओ। ये एक्चुअली कैमिलिडे फैमिली के होते हैं। आप देखना 2 हम्प होते हैं इनके, गूगल करके देखना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, सॉरी। 83 सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड तंबाकू निषेध दिवस, मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे। 83 का आंसर बताओ। बी हो जाएगा आंसर। तो थोड़े से देखो वैसे क्वेश्चंस हैं, आपको याद होना चाहिए भाई। 2 फरवरी कैसे हो सकता है खाद्य दिवस? बताओ मुझे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है ये, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। फिर आपका 3 मार्च बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। 3 मार्च क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। फिर आपका जल दिवस कौन सा होता है? ठीक है, वाटर डे, बिल्कुल ठीक है। तंबाकू वाला 31 मई होता है, 100 बार करवाया हुआ सवाल है ये। और 26 अप्रैल आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे होता है, समझ रहे हैं, बौद्धिक संपदा दिवस। और 16 अक्टूबर आपका होता है वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर। 84 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, मतलब ये आपके हेडक्वार्टर पूछा हुआ है इसने। ITU का, और फिर आपका कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, मानवाधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवा, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। चलिए बताइए, इसका आंसर बी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है। तो देख लो भाई, ITU का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, सेकंड का आपका ठीक है रोम इटली में है, फिर आपका ये जो है बॉन जर्मनी, तो आपको पता ही होगा बॉन जर्मनी में है, ठीक है। अब इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स जो है ये आपका जेनीवा में ही है, ये याद रखना, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का बताएगा कोई कहां पे है? ये है आपका मैड्रिड, स्पेन। एक्स्ट्रा फैक्ट है। 85 निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियमित होने के वर्ष के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कब कौन से एक्ट्स आए थे? धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, सेबी,
और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आपका फेमा, और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट, बहुत फेमस है ये। बताओ मुझे 85 का आंसर बताओ। बी हो जाएगा 85 का आंसर। अब देख लो फटाफट से इनके ईयर्स। ये तो आपको पता होगा 2002 का है, और सिक्योर सेबी तो सबसे पहला है, मतलब याद होगा 19 फेमस ईयर है। ये 1999 का है, और ये आपका कब का है 2003 का फेमा। ये दोनों याद रख लेना, ये याद रखना सबसे पुराना। 86 वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। तो ये तो पूछेगा ही आपसे वो इंडिया का स्थान, पहला दूसरा तीसरा स्थान बताओ सही कौन सा है। ए पहला और दूसरा, इंडिया को तो याद रखना 121 है इस बार। और टॉप वाले में बता देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिनलैंड, डेनमार्क, फिर है आपका स्वीडन, और फिर है आपका नॉर्वे। FSDN याद रखना, FSDN ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। 87 सही विकल्प का चयन करें। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सब सवाल आने की पूरी संभावना है। टेस्ट पेपर फुल लेंथ बहुत ही जरूरी है। तो वही भारत का स्थान प्रथम दूसरा तीसरा बताओ वर्ल्ड हैप्पीनेस में, खुशी में। खुश तो आप लोग है ही नहीं, ना फ्री वीडियोस से ना पेड ग्रुप से, किसी चीज से आप लोग खुश होते ही नहीं, कमियां निकालते रहते हैं। तो इस इंडेक्स में हमारा स्थान क्या है, बिल्कुल ठीक है 136 है, बहुत पीछे हैं हम। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बच्चे खुश नहीं है क्योंकि। और आपको मैं जरा फर्स्ट सेकंड थर्ड बता देती हूँ। हाँ इसका मैंने आंसर नहीं बताया क्या, 87 का आंसर बी है। अब कोई मैं आपको प्लेसेस बता देती हूँ, देखिए यही मेरा तरीका है, अब इससे जिससे दिक्कत है दिक्कत रहे। FDIS फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड। FDIS फिडिस खुशी, फिडिस खुशी भारत 136। FSDN सस्टेनेबल भारत 121। ऐसे याद करो। 88 आ गया है हाल ही में जारी स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स, IQAR जो होता है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स जो रिलीज करता है, उसने रिपोर्ट जारी की कौन सा शहर विश्व के 3 सबसे प्रदूषित शहरों में से नहीं है, टॉप 3 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से नहीं है। लाहौर, मुंबई, काबुल, बिश्केक। बिश्केक नहीं है, तो आप याद रखो स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स है। टॉप 5 में आपको बता देती हूँ, लाहौर, मुंबई टॉप 5 है ये। काबुल, अब ये कहाँ पे है भैया ये नहीं बता रही मैं, ये बता दूंगी। काओशियोंग, कहाँ पे है काओशियोंग पता है किसी को? तो टॉप 3 हो गए ये आपका ताइवान में। फिर है आपका बिश्केक, और बिश्केक बताओ जरा मुझे कहाँ पे है, ये नहीं बता रही मैं, कहाँ पे है मुझे बताओ। ताइवान है टॉप 3 में। लाहौर, मुंबई, नहीं टॉप 3 में कैसे हो गया, टॉप 4 में हो गया। लाहौर, मुंबई, काबुल, टॉप 3 ये हो गए, और लास्ट के 2 ये हो गए। तो लाहौर, मुंबई और काबुल तो ये लिखे हुए हैं टॉप 3। 89 MSME की नई परिभाषा, आना है क्वेश्चन, इंतजार में है, बस पता होना चाहिए। ये मैंने टेबल बना के बताया था, ऐसे 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 याद कर लो, किसी को याद हो तो। मध्यम कौन से, लघु कौन से, सूक्ष्म कौन से। तो एक तो इसमें तरीका है इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में, और टर्नओवर, ये 2 के हिसाब से आपको देखना है। संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश, और प्लस आपका टर्नओवर। अब कितना कितना किसका, ये मुझे देख के बताओ इनकरेक्ट कौन सा है, फिर मैं बताती हूँ। तो 89 का जो आंसर है वो सी है, केवल तीसरा। अब देख लो मैं बता देती हूँ आपको। मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, तो इसको ऐसे कर लो, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ऐसे कर देते हैं। माइक्रो में आप 1 करोड़ लिखो इधर, और इधर लिखो आप 5 करोड़। स्मॉल में आप लिखो अपना 10 करोड़, और यहां लिखो आप 50, 1 1 0 दोनों में ऐड कर दो। मीडियम में आप इसमें 50 लिखो, इस 50 को यहां कॉपी कर दो, और फिर इसको 250 कर दो। तो ये आपके तीनों डिवीजन यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, ये प्लांट मशीनरी और ये टर्नओवर। अब देख लो क्यों क्या गलत है, ठीक है। 90 केंद्रीय बजट के बारे में है, यूनियन बजट के बारे में इनकरेक्ट पूछ रहा है। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में जमा की गई अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई। ये मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट्स की। मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को सूक्ष्म करने के लिए उद्देश्य से सक्षम करने के 6000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना स्टार्ट की है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्यूटराइजेशन वर्क लिया है, किसका? 16,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर, ओहो ये गलत दूसरा आ गया ये इसमें, एक सेकेंड, सॉरी। आप ये वाला मानिए फिलहाल, ठीक है।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज बनाई हैं इतने की, तो इसको आप, हम इंग्लिश वाले को ठीक मानते हैं, इसको अभी आप रहने दीजिए प्लीज। और इसमें आप मेरे को बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, 90 का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए गलत कोई सा नहीं है इनमें से, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। और आप मुझे बता दीजिए जरा ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, कमेंट करके। सीनियर सिटीजन याद रखना 15 से 30 हो गया है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लिया है आपका कंप्यूटराइजेशन वर्क प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का, ये इतना इन्वेस्टमेंट है इसका। और अपने आप में स्टेटमेंट ये भी ठीक है, ठीक है, तो इसको याद कर सकते हो, लेकिन इसका ट्रांसलेशन नहीं लिखा है यहाँ पे, तो वी आर सॉरी अबाउट दिस, कमेंट नहीं करना, ठीक है, मैं अभी बता रही हूँ आपको ये चीज। चलो 91, केंद्रीय बजट फिर से सही विकल्प पूछ रहा है इस बार। पीएम आवास योजना का जो अंतर्गत परिव्यय है उसको 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया, मतलब 66% इंक्रीज हुआ है उसमें। और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% रहने का अनुमान है, फिस्कल डेफिसिट। बताओ मुझे क्या है इसका आंसर, सी है इसका, ठीक है। दोनों तो पीएम आवास योजना का याद रखना 66% का इंक्रीज किया है, बहुत इंक्रीज होता है ये। और फिस्कल डेफिसिट रट लो इसे, तो 55.9% रहना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये मैंने अपनी वीडियो में बताया आपको, टेस्ट में भी कई बार बता चुकी हूँ। बताओ जरा मुझे क्या होता है। 92, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो महालनोबिस समिति, खुसरो, गोपारिया और भंडारी किस किस से रिलेटेड है, सही बता दो। कमीशन समिति बहुत पूछता है, सी हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ है, ठीक बिल्कुल। अब देखो महालनोबिस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थी, आय वितरण से, 1960, हाँ मैं ये तो बता दूं। देखो इसके ऊपर नहीं लिख रही हूँ, इसके ऊपर लिख रही हूँ जिससे याद रहे कब आई थी, है ये इनकम असेसमेंट से। खुसरो आपकी एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट से, दोनों इंटरचेंज्ड हैं, ठीक है। और खुसरो का ईयर था 1989, और गोयपोरिया ठीक मैच है बिल्कुल 1990, और भंडारी जो है ये आपकी 1994, ठीक है। 93, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है। मतलब जीएसडीपी में 16.8% का वो आया है इंक्रीमेंट, जो नेशनल ग्रोथ रेट से ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश के वित्तीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बताओ कौन सा सही है, ठीक है बिल्कुल। तो याद रखना ये इसको 5 ट्रिलियन करके देगा, वो 10 ट्रिलियन देगा, 8 ट्रिलियन का है टारगेट, और 16.8 का इंक्रीज है, जो नेशनल ग्रोथ से भी ज्यादा है। यूपी की बात हो रही है। 94, गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, मतलब लार्जेस्ट ट्राइब जो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पूछ रहा है, ये कौन सी है, गौंड ट्राइब, वो आप बताएंगे कौन सी है। उत्तराखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तराखंड, और झारखंड में सबसे बड़ी। बताओ कौन से आंसर, गलत इसमें से कोई नहीं है, तो उसको थोड़ा याद कर लो। लार्जेस्ट ट्राइब उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में, देखो टर्म पॉपुलेशन ही है, याद रखना, यहाँ पे गोंड है सबसे बड़ी, यूपी छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में थारू है, और झारखंड में संथल है, तो याद रखना तीन। गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में वाराणसी में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया था, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इस शिखर सम्मेलन में लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए से के 18,000 से अधिक समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मतलब 18,000 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए, उनकी कीमत इतनी है। और इस सम्मेलन में विश्व भर से 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया था। ये वैसे बहुत टेस्ट में आपको कराया जा चुका है, अब ये गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन, इनकरेक्ट पूछ रहा है ये। मतलब ये भी गलत करोगे कि वाराणसी में हुआ था, पहला तो गलत है ही है ना, ये तो लखनऊ में हुआ था आयोजित, याद रखना है आपको। और 19,000 मेमोरेंडम पे साइन हुए थे, याद रखना 19,000, 19 के लिख देती हूँ, और ये ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। 96, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के संबंध में सही विकल्प, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। मातृ मृत्यु दर के स्तर को वर्ष 2020 तक घटाकर 100 करना है, मटर्नल मोर्टालिटी रेट जो है 100 करना है। नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को वर्ष 2025 तक घटाकर 1 अंक तक लाना है, मतलब ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डेड टू सिंगल डिजिट बाय द ईयर आपका 2025। तो अब आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है, तीनों सही।
तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक है। और ये आपका, हाँ तो ये जो है ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है आपका, सारे ठीक है। और इसको एक बार देख लो आप कि आपका MMR 100 होना है 20 तक, इनफैंट आपका 16 करना है, और जो चिल्ड्रन बॉर्न डेड हैं वो 2025 तक करने हैं सिंगल डिजिट में, याद रखना इतना, ठीक है। 97 देखो, भारतीय संविधान की राज्य सूची के विषयों का चयन करें। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पूछ रहा है, इनमें से कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब करवाया हुआ है आपको। बताओ, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फैमिली वेलफेयर, स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा आता है इसमें से? ये आपका ए आता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अच्छा, परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर किस में आता है? ये कॉन्करेंट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। स्टेट लिस्ट के देख लो कुछ सब्जेक्ट्स, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और कॉन्करेंट में आपके फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फैमिली वेलफेयर, फूड कमोडिटीज, या तो आपका ये 3 आते हैं स्टेट में, ये नहीं आता। निम्नलिखित में से किन राज्यों में रामसार स्थल हैं? व्हाट अ क्वेश्चन, हाउ ब्यूटीफुल। किस किस में रामसार साइट्स हैं? झारखंड, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हैं इनमें से किसी में? क्या बढ़िया क्वेश्चन बना दिया है, यहीं पे रट लो इन्हें, अलग से भी कराएं ये पॉइंट्स आप लोगों को। इन स्टेट्स में कोई रामसार साइट नहीं है। झारखंड में, अब मैं बता देती हूँ सारे, झारखंड में, फिर आपके नागालैंड में, नागालैंड नहीं दिया हुआ, नागालैंड लिख लो, झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में कोई रामसार स्थल नहीं है। 99, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस रामसार स्थल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है वर्ग किलोमीटर में? स्क्वायर किलोमीटर में कौन सा सबसे बड़ा है? नवाबगंज, पार्वती अर्गा, सूर सरोवर और बखीरा, कौन सा सबसे बड़ा है इनमें से? ये तो कराया हुआ आपको, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, ठीक है। जो आपका बखीरा है ये है आपका करीब 29 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये तो बड़े छोटे छोटे हैं, ये तो देखो 29 है स्क्वायर किलोमीटर में है ये, ठीक है। सुर सरोवर आपका बेचारा 4.31 ही है। कहाँ है ये तो बता दो चलो सारे। आगरा में सुर सरोवर, बखीरा का है संत कबीर नगर में, रटे होने चाहिए ये। पार्वती अर्गा 7 ही है बेचारा, है तो 7.22। कहाँ है ये? गोंडा में। और नवाबगंज है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, चुटकू है ये। कितना एरिया पता कितना इसका? बताओ जरा। 2.2 है। कहाँ ये भी मैं ही बताऊं, उन्नाव। 100 आ गया। फेवरेट क्वेश्चन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश बताइए। आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी। ये तो पता नहीं हर टेस्ट में एक बार सवाल पूछ लिया है हमने पलट पलट के। लखीमपुर खीरी गलत है। अब देखो रट लेते हैं एक बार, रिवाइज जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आगरा का चमड़ा उत्पाद है, अंबेडकर नगर का वस्त्र उत्पाद है, फिर अमेठी का मूंज है, कौशाम्बी का फूड प्रोसेसिंग है, केला। लखीमपुर का आपका ट्राइबल क्राफ्ट है, ठीक है जी। जूट वॉल हैंगिंग गाजीपुर का है, और लखीमपुर का है आपका ट्राइबल। एक और शगुन का क्वेश्चन आ गया इसमें, तो वरना ऑल द बेस्ट हो जाता था अब तक तो, है ना। खुशी नहीं हो पा रही, कोई बात। फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, उसमें निष्कर्ष निकाला है कि भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन तक, मतलब तिगुने से अधिक हो जाएगा। फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने कंक्लूड किया इंडिया का डिजिटल पेमेंट मार्केट के बारे में। तो कौन से ईयर तक हो जाएगा ऐसा? बी 2026 तक। तो बढ़िया बात है ये तो, कि मतलब इट विल बी मोर देन ट्रिपल, फ्रॉम 3 ट्रिलियन टू 10 ट्रिलियन। इन 2 ही सालों में खेलेगा वो, और एक इस मतलब इस फिगर में 3 में 10 में 2026 में इसमें खेलेगा, ठीक है जी। चलो भाई 102 गलत विकल्प का चयन कर रहे हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देवप्रयाग में गंगा तट पर किया गया था। 6 डे इंटरनेशनल योग फेस्टिवल 2023 इनॉग्रेटेड बाय, ये देख सकते हो आप। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कैच द रेन 2023 अभियान को नई दिल्ली से शुरू किया गया था। यह अभियान पेयजल स्रोतों की स्थिरता से संबंधित है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। इनकरेक्ट बताइए। पहला गलत है। 6 डे इंटरनेशनल फेस्टिवल है, इनॉग्रेट किया चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। देवप्रयाग में नहीं किया है, गंगा तट पे, ऋषिकेश में किया है, ठीक है जी।
वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कैच द रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं यार हम, मजा आ गया। छोड़ो, कुछ नहीं रखा दुनियादारी में, क्वेश्चन देखो बस। 103 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रामचंद्र पौडवाल को हाल ही में नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बता दो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा जो मैं बोल रही हूँ, बता दो मुझे। समुद्र जल में डूबने और भूकंप के खतरे जैसे पर्यावरणीय मुद्दे से निपटने के लिए फिलीपींस अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर रहा है। फिलीपींस इज रीलोकेटिंग इट्स कैपिटल। तो बताओ जरा, सही बताओ, सही बताओ। पहला सही है भैया, फिलीपींस नहीं कर रहा है कैपिटल, इंडोनेशिया कर रहा है। और कहां से कहां कर रहा है ये आप लोगों से पूछ लूं या बता दूं यहीं पे? अच्छा, ये तो ठीक है ना। रामचंद्र पौडवाल नए राष्ट्रपति बने नेपाल के। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बोर्नियो हो रही है, J to B, जकार्ता टू बोर्नियो, नॉट फिलीपींस। फोर्थ, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ये ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स है 2023 का, ये हम यही याद करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपके एनवीडा सॉफ्टवेयर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनसन हुआंग, इनकी फर्स्ट पोजीशन, ये पोजीशन पूछ रहा है एक्चुअली, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है, तो आप पहले देख लो एक बार और फिर मुझे बताओ, फिर मैं बताती हूँ आपको 104 का क्या आंसर। ए है इसका। देखो, अब फर्स्ट पोजीशन किसको मिली है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है निवीडिया सॉफ्टवेयर के जेनसिंग हुआंग, और मुकेश अंबानी जी को सेकंड पोजीशन मिली है। अब थर्ड आप जानते हैं किसको मिली है? थर्ड मिली है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। कौन है जानते हैं आप लोग? सत्य नडेला। तो ये आपको याद रखना है, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना, बस भावना समझनी है। 105 शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023, इसे हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था और निखिल महाजन द्वारा निर्देशित ओडिसी फिल्म है गोदावरी, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें चुना गया है। बताओ। ए, ये ठीक है, मुंबई में हुआ है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल, ऐसे याद किया करो। ओडिसी नहीं है, गोदावरी मराठी है, बाकी ठीक है फैक्ट्स। 106 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत की सरकार द्वारा हाल ही में 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिस भेजा है पाकिस्तान को। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हाल ही में इराक के इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट इन साउथ ईस्ट एशिया को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इराक के इस्लामिक स्टेट को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। इसमें से आपको गलत बताना है कौन सा है। बी गलत है। अब देख लो ध्यान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजा है और नोटिस पाकिस्तान को इस इशू पे भेजा है किसके? राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो चेनाब पे बन रहा है। ठीक है, रतले जल विद्युत परियोजना चेनाब पे बन रही है, किशन गंगा वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड ये भेजा गया है। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, भाई एफबीआई कौन होता है ये सब करने वाला? यूएनएससी ने डिक्लेयर किया है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट इन साउथ ईस्ट एशिया को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। 107 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हाल ही में 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष को शुरू किया गया है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स सुखाश्रय सहायता कोष। और नई दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हाल ही में 2 दिवसीय सैन्य, टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये आपको देखना है, 2-डे मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल आदि शौर्य पर्व पराक्रमण, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो इसमें से कोई गलत नहीं है, दोनों बढ़िया सवाल है, याद रखना। 101 करोड़ वो वाला और ये जरूर याद रखना। ठीक है, और ये क्यों हुआ है आप जानते हैं? ये आदि शौर्य पर्व पराक्रम का ये हुआ है 126वीं एनिवर्सरी है किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। वेलर दिवस, पराक्रम दिवस, याद रखना। 108 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में रक्षा मंत्रालय ने एमएसएमई विक्रेताओं से सबसे ज्यादा इतने करोड़ की खरीदारी की थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात हो रही है, जहां पे गवर्नमेंट का सब कुछ ही है, स्टेशनरी एंड ऑल जहां से खरीदा जाता है। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से अधिक खरीद की है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम परचेज की है इन्होंने
उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है। सही है दोनों, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो याद रखिएगा आप, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सबसे ज्यादा परचेज किया है एमएसएमई वेंडर्स से, और यूपी ने सबसे ज्यादा खरीद की है। मतलब ये कितने करोड़ रुपए की है देख लो, 9642 करोड़, और ये आपके यहाँ पे दी में 109। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में गुएन जुआन फुक ने वियतनाम के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, गुएन, ये एन साइलेंट है, गुएन जुआंग फुक ने रिजाइन कर दिया है। और हेन शुमाकर, इनको हाल ही में यूनिलीवर के मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हेन शुमाकर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिलीवर। आंसर बिल्कुल ठीक है। शुमाकर ने यहाँ पे प्लेस ली है किसकी? एलन जोप की। तो इनसे पहले एलन जोप थे। एलन जोप अगर ऑप्शन में आएगा तो वो गलत हो जाएगा। एलन जोप और शुमाकर दो नाम याद रखिएगा। हटे हैं और कौन आए हैं? 110। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अरुणा कोहली को हाल ही में मॉर्गन स्टैनली के लिए भारत के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुणा कोहली, और ये तो मेरे ख्याल से आप सर के करंट अफेयर्स के वीडियो में सब देख चुके होंगे, ये गलत नहीं करने हैं सवाल। नाटो के पूर्व अध्यक्ष पेट्र पावेल को हाल ही में चेक गणराज्य के लिए नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नाटो पेट्र पावेल। बताओ, करंट अफेयर्स का पापा वीडियो देखते रहो, उससे सारे सवाल निकल जाएंगे आपके। गलत कोई नहीं है। अरुण कोहली मॉर्गन स्टैनले नए हैं, ये नाटो के पहले चेयरमैन रहे हैं। पेट्र पावेल ये नए प्रेसिडेंट बने हैं ज़ेक रिपब्लिक के। दोनों सही हैं। 111। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। केरल राज्य का एर्नाकुलम जिला हाल ही में लगभग 10,000 नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट जो है फर्स्ट है जिसने जो नए एमएसएमई एंटरप्राइजेस को रजिस्टर किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में दूधाधरी मठ में पारंपरिक त्योहार छेरछेरा महोत्सव मनाया गया। बताइए। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एर्नाकुलम याद रखना आप, पहला डिस्ट्रिक्ट जहां पे 10,000 नए एमएसएमई आए, और चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, इन्होंने सेलिब्रेट किया छेरछेरा महोत्सव। याद रखिएगा। 112। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारतीय डिजिटल भुगतान ऐप फोन पे ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है, मतलब इंटरनेशनल फैसिलिटी लॉन्च की है। और लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सो मोरोरी झील लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, सो मोरोरी लेक। बताइए कौन सा गलत है? यही गलत है। आपको लगा होगा ठीक है। पहले तो याद रखना, फोन पे ने अब इंटरनेशनल लॉन्च कर दिया है। और ये लेक कौन सा है जानते हैं आप? ये है यायोसो। मैं एक मिनट लिख देती हूँ। ये कितना अच्छा टेस्ट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। सो व्हाट, हम तो कमी निकालेंगे ही। ऐसे याद कर लो, ठीक है, भूल नहीं सकते हो अब। 4820। हाइट बताइए मैंने ये। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। नवनियुक्त राज्यपाल, जो नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं वो बताने हैं आपको, सिक्किम, झारखंड, एमपी, असम के। थोड़े मुश्किल है वाला सवाल, अच्छा सवाल नहीं है ये, छोड़ाना है इसे पेपर में। जाओ अब कर लो। तो गलत कौन सा है? सी। देखो, सिक्किम के हुए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है, 17वें हैं। झारखंड के सीपी राधाकृष्ण 11वें, बिल्कुल ठीक है। एमपी के हुए हैं आपके, एमपी के मतलब ये शिव प्रताप शुक्ल 29वें किसके हुए हैं? हिमाचल प्रदेश के हुए हैं। करंट अफेयर्स का वैसे याद रखना चाहिए। असम के हुए हैं गुलाब चंद कटारिया 31st। 114। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आर्टिकल बताओ गवर्नमेंट की नियुक्ति का, गवर्नर की आर्टिकल बताओ। करेक्ट ऑप्शन बताना आपको। बीवीआर सुब्रमण्यम को हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और परमेश्वरम अय्यर को हाल ही में वॉशिंगटन डीसी यूएसए के मुख्यालय वाले विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन डीसी यूएसए। आंसर 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 दोनों ठीक है। तो बीवीआर सुब्रमण्यम याद रखना और परमेश्वरम अय्यर याद रखना। कृपा भगवान की ऐसी कर देना, जरा हम पे कर देना इतनी कृपा के टेस्ट में आए सवाल ना गलत करके आना। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। एंजेला मार्कल को हाल ही में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को पीस प्राइज 2022। एंजेला मार्कल। मुलायम
मलयालम लेखक सुभाष चंद्रन के उपन्यास समुद्रशिला को हाल ही में अकबर ककटिल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अकबर ककटिल, मलयालम राइटर सुभाष चंद्रन, नॉवल समुद्रशिला। आंसर इनकरेक्ट। कौन सा है बताना है, कोई गलत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक तो, और ये भी अच्छा फैक्ट है। मुलायम से याद रहेगा आपको, मैडम ने मुलायम बोल दिया था मलयालम को, और हमने यही बात उनको फिर कही थी कमेंट में। ऐसे याद रहता है, वैसे आप लोग करा करो बुराई, अच्छा लगेगा मेरे को, क्योंकि फिर ना आपको याद रहेगा। 116 आपके निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में मनाए गए 70वें विश्व कुष्ठ दिवस 70th वर्ल्ड लेप्रोसी डे का मुख्य विषय था एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। और हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें स्थापना दिवस का मुख्य विषय था सशक्त नारी सशक्त भारत। 29th फाउंडेशन डे मनाया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। इनकरेक्ट बताओ। बी गलत है, क्यों? 31st मनाया गया है ये गलत है इसमें, ये है सही। और इनके टैगलाइन से याद रखना जरा, सशक्त नारी सशक्त भारत और एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, ठीक है। 117 नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 में अगस्त के महीने में भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? एक्सरसाइज पूछ रहा है, नेवल एक्सरसाइज मालाबार। रशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। ये तो बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? ये भी ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया में ही होगा एक्चुअली, पर्थ में, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 118 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लखनऊ घराने के प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित विजय कुमार किचलू का हाल ही में निधन हो गया। और संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और भारत ने हाल ही में पेरिस समझौते के अनुरूप आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक नीतियों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक त्रिपक्षीय सहयोग की पहल शुरू करी है। ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यूएई, फ्रांस और इंडिया ने। बताइए। बी पहला देख लो, एक तो क्लासिकल वोकलिस्ट थे आगरा घराना के पंडित विजय कुमार किचलू, जिनकी डेथ हो गई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस और इंडिया ने रिसेंटली एक ट्राइलेटरल हाँ सॉरी, ये ठीक है ना आपका, ये जो थे आपके लखनऊ घराना के नहीं है, ये आगरा घराना के हैं, ये इसलिए गलत है। और ये ठीक है। ऑस्ट्रेलिया टेनिस ओपन, ये जरूर आते हैं 2023, इसका बताना आपको कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। पुरुष एकल में सर्बिया के राफेल नडाल 10वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 10th टाइम ही हैज वन। एंड महिला एकल में बेलारूस की एरिना सबलेंका ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। बता दो जरा कौन सा ठीक है? सी ठीक है, बिल्कुल पहला बिल्कुल ठीक है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ, सही बात है। ये मेन सिंगल में नोवाक जोकोविक सर्बिया के जीते हैं, जो पहले प्लेयर बन गए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले, और मतलब पहले प्लेयर इन द सेंस 10th टाइम जीतने वाले। और नोवाक जोकोविक के टोटल अब 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हो गए हैं। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं मतलब मेडिटेशन मानते हैं ये लोग, मुझे लगता है अपने प्रोफेशन को। और आर्यंका सबलेंका याद रखिएगा कहाँ की है ये? बेलारूस की। इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता अपने करियर का। 120 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में आपको गलत बताना है। वेन्यू पूछ रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? वेन्यू पूछ रहा है, विनर पूछ रहा है, रनर अप पूछ रहा है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछ रहा है। बताओ। गलत पूछ रहा है। डी देखो, आयोजन का स्थान देखो, पहली बार तो ये था आपका पोचेफस्ट्रूम, साउथ अफ्रीका। जीता कौन? इंडिया, और पहली बार, फर्स्ट टाइम। उपविजेता आप इंग्लैंड, और कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम की शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये थे कैप्टन इंग्लैंड क्रिकेट टीम की ग्रेस स्क्रिवेंस, ठीक है, ग्रेस स्क्रिवेंस नाम है, इंग्लैंड टीम की कैप्टन जीती कहें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 121 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में एम्स नागपुर और राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन किया है, मतलब एम्स नागपुर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ। और भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में भारत भर के घरेलू प्रवासियों के लिए मतदान की सुविधा के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। प्रोटोटाइप है ये अभी, तो बताइए, जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया उनके लिए। इनकरेक्ट है पहला। अब ये याद रखना क्यों है पहला इनकरेक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है ये एक्चुअली,
पीएम ने किया है, ना कि प्रेसिडेंट ने। तो ये याद रखना कि अभी एक प्रोटोटाइप बना है, देखते हैं क्या होता है। 122, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। केंद्र सरकार ने हाल ही में सिक्किम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोसा को भौगोलिक संकेत टैग दिया है। क्या दिया है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, गमोसा, सिक्किम। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अलोंग किंगयोंग सड़क स्थित सियोम पुल पर आयोजित एक समारोह के दौरान सीमा सड़क संगठन की 724 करोड़ रुपए की 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ बीआरओ वर्थ 724 crores during a function organized at Siom Bridge on Along Kingyong Road in अरुणाचल प्रदेश। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन है, मतलब आपको थोड़ा सा पढ़ने में वो लगता होगा ना। तो ये आपका बी है इसका आंसर, करेक्ट बी है केवल, ठीक है। और आप गमोचा जो होता है ना, गमोशा या गमोशा बोलते हैं जिसको, ये असम का नहीं है एक्चुअली, ये सिक्किम का नहीं है, ये असम का है। और ये ठीक है बिल्कुल, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, अटपटे नाम पूछ सकता है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स के जिला मुख्यालय में भारत के सबसे बड़े प्री इंजीनियर्ड कंपोजिट फुटबॉल स्टेडियम पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हाल ही में उद्घाटन हुआ है, ठीक है। ये पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा के राउरकेला में विश्व के सबसे बड़े सीटेड चेयर हॉकी स्टेडियम को और भारत के सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम में से एक बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है? तो ये यार देख लो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। इंडिया का लार्जेस्ट प्री इंजीनियर्ड कॉम्प्लेक्स देखो पहले तो, वेस्ट गारो हिल्स मेघालय में है। और उड़ीसा के हैं मुख्यमंत्री नवनीत पटनायक, इन्होंने इनॉग्रेट किया है बिगेस्ट सीटेड चेयर हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड और वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम्स इन इंडिया, जिसका नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, राउरकेला में। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। केरल हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, मतलब फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक वेयरिंग ऑफ मास्क कंपल्सरी इन पब्लिक प्लेसेस। फिर से फैल रहा है अब देखो कोविड। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। बताना है आपको। ए गलत है, केरल नहीं बना है, याद रखिएगा, कर्नाटका बना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ऐसे छुटपुट फैक्ट्स बहुत पूछता है। और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला का ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी है। आप भी तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट। 125, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माने जाने वाले धनु यात्रा महोत्सव 2022 का आयोजन हाल ही में उड़ीसा के बरगढ़ शहर में किया गया। उड़ीसा राज्य की सरकार ने हाल ही में 2023 के अंत तक भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब स्लम फ्री स्टेट बनाएंगे ये लोग अपने स्टेट को 2023 तक, ये बोल रहा है ये। बताओ, कोई गलत नहीं है। तो एक तो ये याद रखना है कि धनु यात्रा फेस्टिवल जो है वर्ल्ड का पहला ओपन थिएटर है, बस याद रखना उड़ीसा में है धनु यात्रा, उड़ीसा। और ये स्टेट गवर्नमेंट का एम्बिशियस टारगेट 2023 तक का है। वो पूछेगा 2025 का है, किसका है टारगेट, किस स्टेट का है, ऐसे सवाल आ सकता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, साउंड इंटेंसिटी अबव 75 डेसिबल्स। और WHO के अनुसार 45 डेसिबल जो है वो सबसे उपयुक्त है। तो बताओ, ठीक है बिल्कुल। तो आपको याद रखना ही है 45 जो है दैट इज सूटेबल ऑप्टिमम, और 75 से ज्यादा गलत है एकदम। 127, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हम जानते हैं, बताइए। संवेग, आवेग, शक्ति, फोर्स, बल क्या है किसका? 127 का क्या है? ए सही है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स बताओ जल्दी। फोर्स इनटू टाइम। और शक्ति क्या होता है? पावर। वर्क अपॉन टाइम। और बल क्या होता है? फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सवाल तो गलत हो ही नहीं सकता किसी का। 128, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। एसआई यूनिट जो फोर्स किया दैट इज न्यूटन। प्रतिरोधकता को ओम मीटर में मापा जाता है, रेजिस्टिविटी। और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी। और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। सही बताओ।
सही है भाई सारे। वर्क, जूल, फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, रेजिस्टिविटी, ओम, मीटर, फोर्स, न्यूटन। ठीक है सब। 129 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गीले कपड़े कम आर्द्रता और उच्च तापमान पर सबसे तेजी से सूखते हैं। वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टेस्ट एट लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है और उसका घनत्व कम हो जाता है। मतलब जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीज। देखिए साइंस में मैं पूरा बोल के समझाती हूँ आपको अच्छे से, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो टेस्ट, आप लोग देखेंगे नहीं फिर। कोई गलत नहीं है, ठीक है दोनों बातें बिल्कुल। लो ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर। 130 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। उबलते हुए जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट होती है। स्टीम बर्न्स द हैंड मोर। और पानी के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव लेंस। सही कौन सा है? बहुत बढ़िया सवाल। एयर बबल कॉन्केव, एयर बबल कॉन्केव, कॉन्वेक्स नहीं है। स्टीम तो आप सही कर ही ले जाएंगे, इसमें कॉन्केव कॉन्वेक्स में फर्क याद रखिएगा। 131 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। वन उत्पादकता संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी दैट इज उत्तराखंड। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्नाटका। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये आप खुद देखिए कहां पे है। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताइए गलत कौन सा है इसमें से? पहला ही गलत है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ है? उत्तराखंड में नहीं है भाई, ये रांची में है। रांची जिसे नहीं पता कहाँ है उसका क्या करें हम। और ये आपका बेंगलुरु में है, ये आपका भोपाल में है, और ये कहाँ है आपका? तिरुवनंतपुरम में। नवीनतम कृषि डेटा 2023, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा 2023। वीट सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, मक्का कहाँ हो रहा है, न्यूट्री कोर्स कहाँ हो रहे हैं, और तुर कहाँ हो रहा है। ये तो आपको याद रखनी चाहिए सबसे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। गलत पूछ रहा है तो इसका गलत बी है। अब आप देखो टॉप तीन बता देती हूँ आपको मैं। वीट के टॉप 3 सुनो। यूपी, एमपी और आपके पंजाब। अब आपका मक्का का सुनो। कर्नाटक, एमपी और महाराष्ट्र। न्यूट्री या फिर कोर्स ग्रेन्स वाले सुनो। कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर आपका महाराष्ट्र। और तुर ये आपका महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटक और फिर आपका यूपी भी है इसमें। ठीक है, याद कर लो इनको। 2023 कृषि डेटा फिर से चना, दलहन और खाद्यान्न। फिर से मैं आपको टॉप 3 बता दूंगी, यहाँ पे आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। पहले देखो एक बार खुद से कोशिश तो करो। करेक्ट पूछ रहा है तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। अब देखो चने का सुनो मेरी बात। चने का है महाराष्ट्र, चने के खेत में माधुरी दीक्षित महाराष्ट्र बॉम्बे की हैं, फिर एमपी, फिर राजस्थान। ऐसे याद कर लो। कुल दलहन देख लो, पल्सेस एमपी, पता नहीं कैसे करोगे, इसे याद कर लो जैसे करो। महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। अब कुल खाद्यान्न मतलब टोटल फूड ग्रेन, ये यूपी है भाई, फिर एमपी और फिर पंजाब। 134 वन आवरण क्षेत्रफल, सबसे बेकार रिपोर्ट दुनिया की, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। टफ क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया। देखिए टाइगर रिजर्व्स भी पूछता है, बताओ। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, सिमलीपाल, इंद्रावती। बी है पहले तो आंसर। अब देखो टाइगर रिजर्व में अगर फॉरेस्ट कवर एरिया के हिसाब से देखें तो जो सबसे हाईएस्ट है वो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम का है टॉप पे। ठीक है, फिर है आपका सिमलीपाल उड़ीसा, फिर है इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़। याद रखना फॉरेस्ट कवर के हिसाब से नागार्जुन सागर, सिमलीपाल, इंद्रावती। ठीक है, तो उल्टा हो गया ना, उल्टा पूछ रहा है वो आपसे, असेंडिंग पूछ रहा है तो इंद्रावती, फिर सिमलीपाल, फिर नागार्जुन सागर। है कहां कहां ये? आंध्र प्रदेश, ये कहां है सिमलीपाल, उड़ीसा, इंद्रावती, छत्तीसगढ़। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि के आधार पर निम्नलिखित राज्य को अवरोही क्रम में अवस्थित करें। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। मैंग्रोव कवर
कितना इंक्रीज हो रहा है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक की तो कुछ तो बड़े इंपॉर्टेंट है यार, देखो करने पड़ेंगे। डी है इसका आंसर। अब इंक्रीज जो हुआ है सबसे ज्यादा मैनग्रोव में वो उड़ीसा में हुआ है, कितना 8 स्क्वायर किलोमीटर का। महाराष्ट्र में 4 का हुआ है, कर्नाटक में 3 का हुआ है, तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, स्क्वायर किलोमीटर में है ये, पता चला। इसमें गड़बड़ कर दो। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य में वृक्षों का आच्छादन सबसे अधिक है, मतलब कौन से स्टेट का हाईएस्ट ट्री कवर है टोटल जितना एरिया है उसके रिस्पेक्ट में, बताओ किसका है। 136 का ए है। तो टॉप वाले देख लो, केरला, गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मैं ई और लिख देती हूं यहाँ पे कर्नाटका। ये टॉप 5 है। अब इनको इसी क्रम में याद कर लो, कितना किसका है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ऐसे टॉप 5 है ये। 137 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका 17th उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। कुल और प्रतिशत दोनों के संदर्भ में सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र का है, मतलब हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर टोटल और परसेंटेज। कुल और प्रतिशत दोनों के संदर्भ में सबसे कम भदोही का है, और वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर मैक्सिमम सहारनपुर का है। बताओ ठीक है भाई, ये पॉइंट्स बहुत बार आपको बताए जा रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। सोनभद्र याद रखो परसेंटेज में भी और वैसे भी, भदोही वैसे उल्टा हो गया उसका, और मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ सहारनपुर। 138 फिर से 17th रिपोर्ट है ये। किस जिले का वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम है, जिला पूछ रहा है, फॉरेस्ट कवर सबसे कम। मैनपुरी, देवरिया, बदायूं, मऊ। ये आपका मैनपुरी का सबसे कम है, फिर उससे कम बदायूं, उससे कम देवरिया, फिर बदायूं, फिर मऊ। तो ये आपके टॉप वाले दिए हुए हैं यहाँ पे, याद कर लो सारे। मतलब लोएस्ट तो 0.37 इसका हो गया, फिर इससे थोड़ा ज्यादा देवरिया, इससे थोड़ा ज्यादा बदायूं, इससे थोड़ा ज्यादा मऊ। टॉप 4 हैं सबसे कम वाले। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जनजातियां और जिले, तो देख लो पणिका, अगारिया, बैगा, चेरो कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं, ये आ सकता है सवाल कई बार। 139 का बी है आपका, 2nd, 3rd और 4th। तो ये आपका होगा पनिका, सोनभद्र और मिर्जापुर में है, ठीक है। कहां पे लिखूं, सोनभद्र और मिर्जापुर, कालीन भैया वाली जगह। अगारिया सोनभद्र, बैगा सोनभद्र और चेरो सोनभद्र वाराणसी, ठीक है। 140 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपकी डिजीज और किस में होती है, कराया आपको नींबू में लिटिल लीफ रोग, लिटिल लीफ डिजीज, कॉपर के फूलगोभी में विपटेल रोग, मॉलिबेडनम, चुकंदर में हार्ट रॉट, बोरॉन, ठीक है। सारे बढ़िया से कर लो इनको, हार्ट रॉट, बोरॉन, विपटेल, मॉलिबेडनम, लिटिल लीफ, कॉपर, लेमन और किस किस में होती है भी देख लेना, क्रॉप्स। 141 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये आपको हाथी अभयारण्य दी, एलिफेंट रिजर्व और उनकी स्टेट पूछ रहा है, बताओ मुझे सही कौन सा है। देखो सी सही है, 2nd और 4th, मतलब तराई हाथी रिजर्व यूपी में है, ठीक है, और आपका सिंहभूम जो है झारखंड में है, ठीक है। अब देखो मयूर झरना कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है, और मयूर भंज कहाँ है, मयूर झरना और मयूर भंज देखो सिमिलर वाले हैं, ये उड़ीसा में। 142 अब ये कुछ नॉवेल्स और उनके लेखक दिए हुए हैं, ठीक है। भारत भारती, झांसी की रानी, पंच परमेश्वर, बताओ कौन सा सही है। सी 1st और 3, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक बात है, और आपका पंच परमेश्वर किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है। झांसी की रानी किसकी है, वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा इनकी है। और एक और है भारत दुर्दशा, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है भारत दुर्दशा। ये आपके लोक नृत्य और राज्य दिए हुए हैं, सही चुनना है आपको। दलखई, होजागिरी, भगोरिया, सैला, बताओ। तो ए ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको सारे। दलखई उड़ीसा का है, याद रखिएगा। होजागिरी आपका त्रिपुरा का है, भगोरिया आपका मध्य प्रदेश का है, और सैला है आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। 144 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 इंपॉर्टेंट है, अर्बन अवार्ड। पहली, दूसरी, तीसरी रैंक बतानी है, कौन से स्टेट की है बताओ। 144 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो टॉप 3 सुन लो आप मुझसे, यूपी 1st रैंक, फिर आपका एमपी है, फिर आपका है तमिलनाडु।
अब देख लो क्यों क्या गलत हुआ। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, प्रधानमंत्री आवास, अर्बन, ऐसे याद करो, ठीक है ना। गलत पूछ रहा है ना ये, तो यूपी और इसकी गलत है। 145 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 करेक्ट पूछ रहा है। 18-19 के हिसाब से शुद्ध सिंचित क्षेत्र 143.9 लाख हेक्टेयर रहा है, नेट इरिगेटेड एरिया। और आपका एरिया सोन मोर देन वंस, एक बार से अधिक बोया हुआ क्षेत्र कितना है 18-19 का, और 2 बार मतलब शुद्ध क्षेत्र नेट सोन एरिया कितना रहा है ये बताना है। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, पर कर लो एक बार, इसमें से आ सकता है सवाल, क्या पता। ये सारे ठीक हैं, तो एक बार देखो ध्यान से देख लो। नेट इरिगेटेड 143.9 और एक बार से ज्यादा वाला है आपका 103 और 165 है आपका नेट सोन। 146 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी आर्थिक सर्वेक्षण का पूछ रहा है 2022-23 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2022 के अंत तक 563 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है, एक क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। अच्छा क्वेश्चन है, सी बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान रखना, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिसंबर 2022 तक का डेटा है ये 563, इसको याद रखना फिगर को। और ये 5th है लार्जेस्ट, ठीक है बिल्कुल। ये पूछेगा 6th लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट है, तो 5th लार्जेस्ट है। 147 केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करीब 9 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.67 लाख रुपए हो गई है। पर कैपिटा इनकम हैज डबल्ड टू रुपीज 1.67 लाख इन अबाउट 9 years। और वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं। बताओ, बी सही पूछ रहा है ना, तो पहला क्यों गलत है? पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है टू 1.97 लाख। 1.97 लाख ये गलत दे रखा है 9 साल में, ठीक है। और एक थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, 2022 में 74,000 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं 126 लाख करोड़ के यूपीआई से। सोचिए, आप यूज करते हैं यूपीआई, नहीं करते हैं? 148 बस अंत की ओर है, अब तो मुस्कुरा दो बढ़िया तरीके से। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए, करेक्ट ऑप्शन यूनियन बजट 2023-24। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। उज्ज्वला योजना में 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.9% रहने का अनुमान है। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे जनरल हैं चीजें, तो पूछेगा ही पूछेगा, ऐसे वाले हैं। और ये बढ़िया स्कीम्स हैं, बहुत पुरानी चल रही हैं, तो सक्सेसफुल स्कीम्स हैं। तो ये सही है आपका पहला। दूसरा अब देखो याद करेंगे, चलो। प्रधानमंत्री जनधन 47.8 करोड़ खुले हैं, उज्ज्वला 9.6, उज्ज्वला 9.6, फिस्कल डेफिसिट 5.9, ये तो ऊपर भी आ चुका है एक बार, ये गलत है। बढ़िया, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। उत्तर प्रदेश बजट से रिलेटेड वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है, 19% जीएसडीपी। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मतलब यूपी जो है अटल पेंशन योजना में जो रजिस्टर हुआ है उसमें फर्स्ट पे है। बता दो, कोई गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश की रैंक पहली है, कहां पे बताओ जल्दी। अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 19%, याद रखना। मैडम ने एक बार लिख के भी बताया था, गोला भी मारा था दोनों जगह, ऐसे याद आ जाएगा। फिर आ गए हैं हम अंत वाले क्वेश्चन पे। मजा आ गया, खुशी वाला क्वेश्चन, घंटी बजने वाली है। 150th क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश देश में डैश में प्रथम स्थान पर है, नहीं है, किस में से? डज नॉट रैंक फर्स्ट इन व्हाट? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एमएसएमई इंडस्ट्रीज। फिर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आवास निर्माण, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, और ग्रामीण स्वच्छ शौचालयों के निर्माण में। आंसर इनमें से कोई नहीं, मतलब यूपी की रैंक पहली है इन सब में। गजब की बात है ये। और एक और ध्यान रखना, सारे सुन लो जिसमें सब में है। एक तो है आपका एमएसएमई में, ठीक हो गया ये। फिर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री रूरल वाला जो है ना आपका ग्रामीण,
उसमें भी टॉप पे है, और रूरल क्लीन टॉयलेट्स के कंस्ट्रक्शन में भी टॉप पे है। अब हमारा टेस्ट होता है समाप्त। आप मुझे अपना स्कोर बताइए कमेंट डाउन करके। बढ़िया तरीके से खुश रहिए। शुभकामनाएं बहुत बहुत आप सब लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ वेरी ग्रेट टाइम। थैंक्स अ लॉट।